हेलो, क्या हाल चाल भाई साहब है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी है। क्वेश्चन वोश्चन खूब लगा रहे हो। तो मैंने सुबह आपको एक छोटी सी वीडियो भेजी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, उसके बाद आपने क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको केपीपी का पूरा डिस्कशन वीडियो अटैच कर रहा हूँ। ठीक है। और जो है अगर क्योंकि अक्सर काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम ये बता दिया करो कि ये सवाल कर लेंगे तो कितने रैंक कितने के अंदर रैंक आ जाएगी, ये बता दो तो कर लेंगे कितने अंदर रैंक आ जाएगी। बट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते आप, ये चीज समझो प्लीज। ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। ठीक है कि देख ले ये सवाल है, ये केवल इतने ही पर बच्चे जो है करेंगे, तू अपने हिसाब से मान के चल ले कि तू वहां पर उतनी रैंक ले आएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ये काफी वेरिएबल गेम है। ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि तेरी उस दिन क्या परफॉर्मेंस गई है। ठीक है। उस दिन तेरा दिन अच्छा है या बुरा है, उस दिन तू ठीक से नींद लेके गया है नहीं गया है। ठीक है। बहुत सारी चीजें पे जो है ये चीजें डिपेंड करेंगी और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि बेसिकली केपीपी मैंने किस हिसाब से रखी है। तो ये सेंट्रोमास की क्योंकि पहली केपीपी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान रखा था। ठीक है। मैं नहीं चाहता था आपको तोड़ना कि शुरू में ही आप गिव अप कर दें। ठीक है। तो लेकिन फिर भी चलो मैं एक आइडिया दे देता हूं कि ये सपोज 26 सवाल मैंने आपको दिए हैं, तो आइडियली आप सबसे 20 से ज्यादा बनने चाहिए। 20 से ज्यादा सवाल आपके सबके बनने चाहिए। मैं बेसिकली ये मेरा जो है दिली ख्वाहिश है। ठीक है। अगर आपके 20-22 से ज्यादा इफेक्टिवली अगर आप सही कर ले रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बहुत शानदार रैंक यहां पर आ जाएगी। ठीक है। बहुत शानदार का मतलब जो है अभी क्योंकि सवाल आसान है तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। ठीक है। ठीक है। तो बोल नहीं सकता, मजा आएगा कल की केपीपी में। ठीक। कल की केपीपी बड़ी ही शानदार है। कल की का मतलब केपीपी नंबर 2। ठीक है। सेंट टोमास और कोलिजन की, इसमें मजा ही आ जाएगा तुझे। ठीक है। और ये दूसरी केपीपी होगी कल की, फिर तीसरी पे जाएंगे और लेवल अप होगा। ठीक है। चौथी पे जाएंगे और होगा। ठीक है। जैसे तू जानता है मैं आराम से उठाता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं। ठीक है। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आपसे 20 से ज्यादा सवाल, 26 है ना, इससे 20 से ज्यादा आपसे बनने चाहिए, खुद से बनने चाहिए भाई साहब, बिना किसी सिली मिस्टेक्स के, बिना किसी गलती के। ठीक है। फिर भी जिन बच्चों के 15 से ज्यादा बन रहे हैं, दे आर इन सेफ जोन। उनकी 5,000 और 1,000 के बीच में रैंक आ सकती है। ठीक है। और जिनके 20 15 और 20 वाले जो है, ठीक है, जिनके 20 से ज्यादा बन रहे हैं वो 1,000 के अंदर है। ठीक है। और जो है किसी बच्चे के मान के चलो 23-24 इस रेंज में अगर आप कोई बच्चा सही कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो है 500-200 के अंदर डेफिनेटली वो रैंक 100 के अंदर ला सकता है। कोई 26 में 26 कर लिया तो भैया 100 के अंदर है वो। ठीक है। लेकिन खैर एक आध गलती तो देख खो ही जाती है किसी ना किसी से, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी सिली मिस्टेक्स पे भी काम कर रहा हूँ कि भैया इस सवाल में काफी क्वेश्चंस में काफी सिली मिस्टेक्स होने वाले सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद कल की केपीपी आएगी। ठीक है। उसमें पूरी जान लगा देना। फिर कल की केपीपी के आधार पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस परसेंट, कितने मार्क्स लाने पर आप कितने बेसिकली कितने पानी में आप हो, कितने रैंक पे आप हो। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा, पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं कल की केपीपी के लिए। जैसे हम एग्जाम में करते हैं कि चुन चुन के सवाल, पहले आसान आसान सवाल छांट छांट के करते हैं, तो पहला वो क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके मत जाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों का कल टेस्ट हुआ था। ठीक है। किसी ने भी कमेंट करके टेस्ट के बारे में रिव्यू नहीं दिया है, देना यार प्लीज यार जरूर। ठीक है। क्योंकि जो है मुझे जानना है और मैंने इस बार आपके सबके रिजल्ट देखे हैं। ठीक है। मुझे काफी अच्छा भी लगा, कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। ठीक है। इसमें जो है प्रणब कुमार है, समीर है, जयंत है, वेदांत है, आदित्य है, अंश है, प्रथमेश है, समीर है। ठीक है। और चिराग है, अभय, सानू, खुशी, पोषण, ईशान, यश, इन सबका काफी अच्छा रिजल्ट गया है। ठीक है। फिर भी मैं एक बार और पेपर को देख के, ठीक है, क्योंकि जो है मैं एक बार अंदाजा लगा लेता हूँ पेपर को देख के कि भाई साहब ये है, इतना स्कोर होना चाहिए। तो जो है आप में से किस जगह आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। बेसिकली आई एम विद यू। आप ये मत सोचिएगा कि सर का काम बस केवल लेक्चर रिकॉर्ड करके जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम पे प्रॉपर नजर रखूंगा कि आपका मार्क्स जा रहे हैं, कि आपकी रैंक जा रही है। ठीक है। और जो है बढ़िया तरीके से आप मेहनत करके पढ़ते रहिए बस। ठीक है। तो चलो आज की केपीपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, ठीक है, मैं तो ये 2-3 सवाल दे देता हूं क्योंकि ये लेक्चर मुझे अभी तुझे भिजवाना है जल्दी जल्दी। ठीक है। तो उन सवाल को मैं डिस्कस करूंगा कल। मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है। ध्यान से समझ कौन कौन से सवाल है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला सवाल तो तुझे याद हो गई जो मैंने बोला था। ठीक है। कि अगर मैंने इसको फिक्स कर रखा है, यहां से मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ये जाएगा 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 और उसके बाद ये कहां जाके गिरेगा। आई होप आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। ये आर बता दो रेंज कितनी होगी। ठीक है। ठीक है। चलो पहला ठीक, ये इसका आंसर आई होप, मुझे पता आप लोग वेट कर रहे हैं, मैं इसका आंसर कल दूंगा। कल क्यों दूंगा? क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और सवाल है जो मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन ये है कि यहां एक मैंने हेमिस्फीयर कटोरा रख दिया एम मास का, और इसके ऊपर एक मास एम रख दिया यहां पर, पॉइंट मास। तो मैं अगर तुम्हें सवाल दूं यहां पर, मैंने कहा भाई ये बता दे इस क्वेश्चन में कि इसको अगर मैं हल्का सा फूंक मार दूं तो ये कहां जाके कॉन्टेक्ट तोड़ेगा। तो ये आंसर तो सबको पता होगा।
cos थीटा बराबर 2/3, है ना। लेकिन ये आंसर तभी होता है जब ये फिक्स होता है। अब मैंने इसको फ्री कर दिया, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और ये है म्यू बराबर 0। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्वेश्चन ये है कि बताओ जब ये कॉन्टेक्ट तोड़ेगा किस जगह ये कॉन्टेक्ट तोड़ेगा। सेम सवाल है, बस अंतर इतना है कि मैंने इस फिक्स को फ्री कर दिया है। बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। टाइम लिमिट ओनली 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट दीजिएगा, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं हो डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे दूसरी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। बस केवल 7 मिनट का समय मैं आपको दूंगा इस चीज के लिए। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका आंसर जो है, चल आंसर बता दूं क्या है? नहीं बता रहा था, मतलब जबरदस्ती लेके आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, एक सवाल और तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, ध्यान से देखो। बोले सर ये दीवार है, ठीक है सर, और यहां एक है स्फीयर, ठीक है सर, और स्फीयर के ऊपर एक और स्फीयर। ठीक है सर, ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, दोनों का मास सेम। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? मन का क्वेश्चन ये है, इसको हमने इधर हल्का सा, इसको हमने हल्का सा इधर हल्का सा फूंक मार के छोड़ दिया, तो जैसे ये थोड़ा सा इधर जाएगा ऑब्वियसली नॉर्मल लगेगा उस पर, जैसे इधर जाएगा ऊपर वाला बंदा नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट आगे आएगा। क्योंकि ये फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब ये जाएगा आगे की तरफ, ये जाएगा नीचे की तरफ। आ रही बात समझ में? सर जानना क्या चाहते हो? याद करो, एक सवाल कुछ दिन पहले मैंने आपको कराया था, केपीपी बीपीपी में दिया था, ओलंपियाड लेवल का ही था वो भी। ठीक है, जिसमें मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, लाइक दिस, इस प्रकार से यहां से छोड़ दिया था, याद करो, है ना, कुछ ऐसी सवाल था ना। ठीक है सर, तो इसमें अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, आप समझ मारिए, इसको अगर मैं सपोज यहां से एक तरह से फिक्स कर दूं, यहां से वर्टिकली, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाऊं फिगर, तो ये सवाल का एक जैसा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों एक जैसे ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब ये आगे जाएगा बी जमीन से टकराएगा, और जब बी जमीन से टकराएगा तो मान लो मैंने बोल दिया ई की वैल्यू हाफ है व्हेन बी स्ट्राइक द फ्लोर। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस मैंने बोल दिया 54 मीटर है, 51 मीटर रेडियस है इसकी। ठीक है, 54 मीटर इसकी रेडियस है। अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड किया, ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आया हल्का सा भी, जैसे नीचे क्यों आएगा सर? नीचे इसलिए आएगा जैसे ही मैं इसको इधर इधर हल्का सा इधर इधर मैंने डिस्प्लेस किया, तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट आगे, वो इसको आगे लेके जाएगा, तो वो फिर नीचे नीचे की तरफ आएगा बी वाला बंदा। तो जब बी वाला बंदा नीचे आएगा तो कभी तो जमीन से टकराएगा, और जब जमीन से टकराएगा तो कोलिजन होगा। तो मैंने कोलिजन बोल दिया है कि भाई साहब ई की वैल्यू हाफ है। ठीक है, जमीन के साथ जो कोलिजन होगा इसका, ई की वैल्यू हाफ है। बोले ई की वैल्यू हाफ के बाद अब सवाल, और ये फ्रिक्शनलेस है भाई साहब, ये भी फ्रिक्शनलेस है, दोनों फ्रिक्शनलेस है। तो बता दो कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स अटेन बाई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, फाइंड द बाई मैक्सिमम अटेन बाई द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर मास ऑफ बी। ठीक है, कि बी, वैसे तो मैं पूरे सिस्टम का पूछ लूं तो और सवाल मुश्किल हो जाएगा कि बता दे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता दे, ये भी लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ये ले। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बी के लिए पकड़, कि बेसिकली सवाल ये है कि बी जब जमीन से टकराएगा, ई की वैल्यू हाफ है, फिर जब वो ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये बता दो, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो बी का सेंटर, ये जो सेंटर मास है, कितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकता है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही सवाल मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं कि फाइंड द मैक्सिमम बाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्यों? ये तो श्योर है कि भाई ए वाला तो हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा, ए वाला हवा में तो नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ले मैं सीधा यही पूछूं फिर मैं। ठीक है, मैं यही पूछूंगा कि बाई द बाई मैक्स अटेन बाई द सेंटर मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना होगा इसके बाद, जब ये कोलिजन आएगा, कोलिजन के बाद। ठीक है सर जी, एनपी। ठीक है, चल दोनों ले ले यहां पर। ठीक है, ये सवाल अब तो क्या सर, ये सवाल ये तो बिल्कुल इसने तो
धुआं निकाल दिया होगा काफी बच्चों का, अब तक समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है आपको, हो जाए अच्छी बात है। ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, आप नहीं करोगे, आप छोड़ के निकलोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टॉप के 5% 10% की कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत समय लेते हैं। ठीक है, पहली बात वो सोचना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप सोच लिए, अगर आपका करा हुआ सवाल आ गया तो फिर भी आप करा हुआ सवाल को भी करोगे तो भी आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल की लैंग्वेज लेंथ थोड़ी सी लंबी चौड़ी, कैलकुलेशन खूब होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये दे रहा हूं होमवर्क, 3 सवाल, मैं इनका डिस्कशन करूंगा कल की क्लास में। क्लियर है? चलो अब इसके बाद मैं केपीपी का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, और कल सेंट थॉमस की केपीपी जो है 10 बजे अपलोड हो जाएगी। बेटा बढ़िया तरीके से लगाना, वो धुआं निकाल देगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, और ये सवाल का आंसर अगर किसी का आ जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है, सो लेट्स वेलकम सेंटर ऑफ मास। स्टार्ट करें, चलो तो चलिए शुरू करते हैं। केवीपी नंबर 1 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैं, अगर किसी ने कोई सवाल नहीं लगाया है, मैं किनारे हो जाऊंगा, आप प्लीज उस सवाल को लगा लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये बातें आप भली बातें जानते होंगे। तो शुरू करते हैं, पहला सवाल, मैं किनारे हो रहा हूं। ठीक है, पहले सवाल में क्या है, उसने 2-3 सवालों को एक साथ मर्ज कर दिया है। वो भैया कह रहा, देखिए ये बंदूक है, मैंने कहा ठीक है, यहां से एक गोली फेंक के मारी यू स्पीड के साथ। ठीक है सर जी। अब मजे की बात यह कि पूरा सेटअप उसने बना रखा है कि इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये बंदूक की गोली है, तो जैसे ही वो ऐसे इस प्रकार से मारेगा, बंदूक को चलाएगा, तो पिस्तौल निकल के बाहर जाएगी। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें और इसमें अगर मैं इतने को सिस्टम मान लेता हूं, तो इसने ऐसा बोला, भाई साहब बोला क्या, लिखा ये फ्रिक्शन विक्शन कुछ है ही नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि कोलिजन बिटवीन वेज एंड द ब्लॉक इज परफेक्टली इलास्टिक, इनिशियली स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, एज्यूम ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, तो बता दो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन को अगर विजुअलाइज करें, होगा क्या, आपने बंदूक की गोली यहां से चलाई, टड़ाक से पिस्तौल बाहर निकली, सॉरी पिस्तौल से गोली बाहर निकली, ये पूरा बैच किधर जाएगा, पीछे जाएगा, फिर ये इसके साथ टकराएगा। ठीक है, ठीक है सर, इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराने के बाद इसके पास आगे तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आएगी, और जब आगे तरफ वेलोसिटी आएगी तो फिर वो स्पिन को कंप्रेस करेगा। तो उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, या फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सवाल के लिए। तो करना क्या है, बोले सर एक एक करके तोड़ते हैं। अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, इसको पूरे को, तो जो बॉल यू स्पीड के साथ निकली है, तो पहले तो देखो ये यू किसके रेस्पेक्ट में है, यहां गेम खेल जाता है, यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या फिर वेज के रेस्पेक्ट में है। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो इसने कहीं ना कहीं तो दे रखा होगा, देख लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द वेज। ठीक है, तो इसका मतलब पहली सिली मिस्टेक यही हो जाती है बच्चों से कि सवाल उन्होंने जल्दबाजी में गलत पढ़ लिया। तो पहले सुकून से एक बात बताओ, याद करो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा करते थे। मान लो एक आदमी के हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और बॉल का मास m है, आदमी का मास 2m है और इसका मास 2m है सपोज। ठीक है, और आदमी ने क्या किया, बॉल को फेंक के मार दिया आगे की तरफ, नहीं, हाँ ये ले। ठीक, तो याद करो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास नोट्स में करते थे कि अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि आदमी ने क्या किया, बॉल को फेंक के मार दिया इस तरफ यू स्पीड के साथ। अगर यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो सवाल बहुत ही आसान है, फिर तो आपको कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्व करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि यू प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, तो याद करो, ऐसे मैंने क्लास में भी कई बार बोलता हूं और शायद पहले भी आप लोगों को याद होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि अगर कभी यू केवल यू दे दिया जाए और वो ये बोल दिया जाए कि प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, तो हम प्लेटफॉर्म की फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में मानते हैं। अगर वो गिवन नहीं होता है तो भी, दैट मींस अगर मैं ऐसा मान लूं कि प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस b ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब आप कहोगे प्लेटफॉर्म आगे क्यों जाएगा, प्लेटफॉर्म तो पीछे जाएगा। मैं कहा भैया कोई बात ना, तू आगे मान ले, है गलत आंसर, गलत थोड़ी, आंसर तेरा निगेटिव आ जाएगा, सवाल थोड़ी ना गलत होगा, तो आगे मान ले। ठीक, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए थे। तो अब अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो आप लिख सकते हो, सर बॉल का मोमेंटम जमीन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा u प्लस बी, प्लस इसका मोमेंटम प्लेटफॉर्म का 2m है और आदमी का मास m है, तो ये हो जाएगा 3m इंटू v बराबर 0। क्लियर है? ठीक है, ये आपका एक सवाल बन गया। यहां से v ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि जो वेलोसिटी आपने v मानी है वो प्लेटफॉर्म के आगे नहीं होगी, पीछे होगी। मैं अगेन बोल देता हूं, ये प्लस v क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v है तो बॉल की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में u है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉल की वेलोसिटी जमीन के रेस्पेक्ट में u प्लस v हो जाएगी। ठीक, ठीक है सर इस सवाल का इससे क्या लेना देना, मैंने कहा इस सवाल का इससे ये लेना देना है कि ये रहा भाई साहब एक प्लेटफॉर्म, यहां से बंदूक चलाई इस तरफ u स्पीड के साथ, इसके रेस्पेक्ट में है वो, सर वो है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है। और ये वाला एंगल कितना है भाई साहब, सर ये वाला एंगल है थीटा।
ठीक है सर जी, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो सर मान लो ये वेज, अच्छा इधर यू से फेंकने का क्या मतलब हो गया, इधर वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ऊपर वेलोसिटी यू साइन थीटा, मगर ये किसके रेस्पेक्ट में है, वेज के रेस्पेक्ट में। तो मान लो भैया जो वेज की वेलोसिटी है वो आगे की तरफ v है, तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी वेज के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या इसकी वेलोसिटी मैं इतनी लिख सकता हूं, ये हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि वेज हवा में तो उड़ने वाला है नहीं। ठीक, तो अब मैं यहां पे करने वाला हूं मोमेंटम कंजर्वेशन। आप बोलोगे सर इसका मास कितना है, मैंने कहा इसका मास m है, इसका मास कितना है, मैंने कहा इसका मास 2m है। ठीक है सर इसका मोमेंटम, सर दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो था 0, मैंने कहा ठीक है। फाइनल मोमेंटम अगर मैं यहां पे लिखूं तो आप सीधा बोलोगे सर बॉल का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m u cos थीटा प्लस v, और प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा 2m इंटू वी। पहले एक बार थीटा देख लो कितना है, थीटा 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 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ठीक, यहां से एम एम निपट गया तो ये चला गया इस तरफ, तो यू कॉस थीटा प्लस 3v बराबर 0, इसका मतलब v बराबर आ गया माइनस यू कॉस थीटा बाई 3। अगर टोटल मास 2m है तो देख चेक कर ले भैया, कैनन वेज बुलेट, बुलेट तो निकल गई एम मास की, ठीक है सही है ना, हाँ भैया जहां तक मुझे लग रहा है सही है, बुलेट का मास m है अगर बुलेट का मास m है तो इन दोनों का मास कितना हो जाएगा, इन दोनों का मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया, इसके बाद क्या पता चल गया कि पूरा सिस्टम पीछे u cos थीटा बाई 3 से आएगा। ठीक, तो अगर ये पीछे की तरफ u cos थीटा बाई 3 से आएगा, इधर आएगा u cos थीटा बाई 3 से, तो ये तो उड़ गया, बुलेट तो गई, अब ये आके इससे टकराएगा। कोलिजन कैसा है चेक करके देख ले, इलास्टिक दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, उसने बोला परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसका मास भी 2m हो गया और इसका मास भी 2m हो गया, ये अपनी वाली वेलोसिटी इसको दे देगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा और 2m मास का पार्टिकल फिर ये इधर आके स्प्रिंग से टकराएगा। तो जब स्प्रिंग से टकराएगा तो इसका मतलब 2m मास वाले की जो स्पीड होगी अभी कितनी होगी सर, u cos थीटा बाई 3 होगी। ठीक है, उसने क्या पूछ लिया भैया, उसने पूछ लिया है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो जब इसकी सारी एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी दैट मीन्स हाफ m v स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन 0 दिख रहा है तो आप सीधा जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, तो अब खत्म कहानी, आपसे आप कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमसे एक्स मैक्सिमम पूछा है तो एक्स मैक्सिमम विल बी, ये हाफ हाफ गया, ठीक है रूट में आ जाएगा सब, u cos थीटा बाई 3 रूट में आ जाएगा। ठीक है, और अंदर कौन आ जाएगा 2m बाई के, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है सवाल के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना सवाल में, इसमें क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक है हैविंग मास m ईच, ठीक है स्मूथली कंजुगेटेड प्लेस ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ऑन द लेफ्ट ऑफ द बोर्ड देयर इज अ बॉल स्मॉल ब्लॉक मास m रिलीज फ्रॉम द पोजीशन। भैया यहां से छोड़ दिया, ठीक है यहां से क्या कर दिया मेरे भाई, यहां से एक मास को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर यहां से एक मास को छोड़ दिया तो अब होगा क्या, ये मास नीचे की तरफ आएगा। ठीक, ये वेज क्या करेगा, ध्यान से समझना, अगर मैं सारी कहानी देखूं तो ये भी हम लोग क्लास में इस तरह की चीजें बहुत सारे कर चुके हैं कि मान लो मैं यहां से एक मास को ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, बोले ठीक है सर जी ड्रॉप कर दिया, तो जब ड्रॉप करोगे तो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, बोले हाँ सर। जब ये यहां आएगा तो बैच पे लगाएगा मेरे भाई इस तरफ नॉर्मल, तो बैच पे पीछे की तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो बैच पीछे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये इस केस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल के कंपोनेंट की वजह से बैच पीछे की तरफ एक्सलेट होगा। अब तक एक्सलेट होगा जब तक उस पर नॉर्मल लगता रहेगा, कब तक एक्सलेट होगा जब तक उस पर नॉर्मल लगता रहेगा, और फिर किधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर हम लोग सवाल क्या करते थे कि बताओ जब ये नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग जो इस प्रकार के क्वेश्चन खूब क्लास में करते थे सर, दो क्वेश्चन बनते थे m1v1 बराबर m2v2 मोमेंटम कंजर्वेशन, और mgh बराबर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है, ठीक है। अब उसने यहां पे क्या किया कि यहां पे उसने लगा दी दीवार। ठीक है सर, दीवार लगाई तो क्या हो गया, इसका मतलब बैजम नहीं भागेगा, तो जितना नॉर्मल का कंपोनेंट जा रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जितना ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल दिशा में लग रहा होगा बैच पर कंपोनेंट, जो बैच को एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहा होगा, उतना ही फोर्स अब दीवार से लग गया होगा इस तरफ एन वॉल, क्योंकि बैच तो रेस्ट पर है, बैच को तो फिक्स कर दिया आपने एक तरह से, दीवार लगा दी तो। बोले हाँ सर, तो अब क्या होगा, बोले सब ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन नॉर्मल का जो कंपोनेंट बैच, मैं बैच की बात कर रहा हूं, बैच की एबीडी बनाओ,
ठीक है, जब आप बैच की एबिलिटी बनाओगे तो आप देखोगे कि बैच पे इस नॉर्मल का जो कंपोनेंट पीछे की तरफ जा रहा है वो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एन बॉल से, दीवार के द्वारा लगने वाले नॉर्मल एक्शन से। क्लियर है। अब इसके बाद सवाल पूछे जा सकते हैं भर भर के कि सर सिस्टम का सेंटर मास बताओ वाई डायरेक्शन में, मगर नीचे की तरफ आ रहा है। सर एक्स में क्या उसके पास एक्सलेशन है सेंटर मास के पास? मैंने कहा बिल्कुल है। क्यों है? मैंने कहा क्योंकि अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूंगा तो एन बॉल लग गया, एन बॉल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग गया हॉरिजॉन्टल में, और अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में सेंटर मास के पास एक्सेलरेशन होगा। मतलब इस केस में सेंटर मास के पास वाई में भी एक्सेलरेशन है, सेंटर मास के पास एक्स में भी एक्सेलरेशन है। वाई में इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी है, एक्स में इसलिए है क्योंकि एन फ्रॉम द बॉल है। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर एक और लगा दूं बैच तो होगा क्या? बोले सर होगा ये जो बॉल नीचे आई है, मैंने कहा हाँ भैया नीचे आई है, बॉल जो नीचे आई है, अब ये नीचे आने के बाद ये बॉल पहुंचेगी भैया यहां पर। मैंने कहा बिल्कुल पहुंचेगी यहां पर। बोले सर अब इसके बाद क्या होगा? ये बॉल इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगी, अब ये वहीं पे रह जाएगा, अब इसके ऊपर चढ़ेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, बोले यस सर। जब चढ़ेगी तो क्या होगा? ये बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अगर ये सफिशिएंटली लार्ज है तो एक मोमेंट पे इन दोनों बंदों की, हरे वाले बैच की और बॉल की, दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। फिर ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, और जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसका मतलब एट लास्ट कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। अगर मैं सारा डायग्राम बनाऊं तो किस प्रकार का? बोले सर जी किस प्रकार का? मैं इसको थोड़ा सा, ये पता है बहुत सारे सवाल एक साथ मैंने डिस्कस कर दिए यहां पर। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा उसके बाद ये होगा, ये आगे मूव करेगा और ये जो बॉल है ये बॉल इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसे इस प्रकार से चढ़ रही होगी ऊपर। ठीक, ये दोनों आगे मूव कर रहे होंगे, एक मोमेंट में दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? सेम हो गई होगी। सपोज वो मोमेंट ये आ गया है, ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल की तरफ, ये दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी। फिर बॉल नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक, इसमें एक बात का ध्यान रखना, अब यह नॉर्मल फ्रॉम द बॉल जीरो हो जाएगा, है ना? क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसे ही रखा हुआ है बैच ही। तो अगर इस पे नॉर्मल फ्रॉम द बॉल लगा होता तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, तो बैच आगे भाग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट अगला, अच्छा इसमें फिर ये भी सवाल पूछ लेता है कि मान लो ये ए है, ये बी फॉर बॉल है और ये सी है, तो सी की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? याद करो ऐसा क्वेश्चन कब, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने डील करे थे कि सी की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? मैंने कहा जब ये बॉल ऊपर जाएगी, ठीक, और जब बॉल नीचे आके वापस जमीन पर आ जाएगी तब सी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो कहीं ना कहीं इस बैच सी पर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। मान ले किसी मोमेंट पे बॉल यहां पर है जाते टाइम, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा बैच सी पर, और अगर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा आगे की तरफ। मैंने कहा हाँ भैया, तो वो इसको क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी नॉर्मल ऐसे लगेगा, जब बॉल ऊपर से जाके नीचे की तरफ आ रही होगी तब भी नॉर्मल ऐसे लगेगा। मतलब बॉल के ऊपर जाते वक्त भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे की तरफ है, और बॉल के नीचे आते वक्त भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे की तरफ है। दैट मींस जब तक नॉर्मल का कंपोनेंट आगे की तरफ लगता रहेगा तब तक ये हरा वाला बैच क्या करता रहेगा? एक्सेलरेट करता रहेगा। और अगर मैं बात करूं सेंटर मास की, तो भैया मुझे यहां पे साफ साफ दिख गया, यहां से लेके यहां तक सेंटर मास का एक्सेलरेशन नीचे भी है और आगे भी है। लेकिन जब ये बॉल इसको ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर गई, ठीक, जब बॉल इसको ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर गई तो यहां से आई होप आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा, मैं अगर इतने को सिस्टम मान लूं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर मास के पास हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल दिशा में तो होगा क्योंकि ग्रेविटी है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आई होप मैंने सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जरा सवाल की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्या पूछा उसने? पहला ऑप्शन, व्हेन एम इज एज अ हाईएस्ट, क्या पूछा है? अच्छा ओके, वेलोसिटी ऑफ बी इज मैक्सिमम, ये मैं बता चुका हूं, वेलोसिटी बी का मैक्सिमम होगा, ये नीचे उतरेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके जब जमीन पर आ जाएगा। व्हेन एम इज एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ बी, गलत। व्हेन एम इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ बी एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ बिल्कुल सही बात कह सकते हो, जमीन पर आ जाए तो भी सही है, इसके रिस्पेक्ट में रहे तो भी सही है, क्योंकि यहां पर आ जाए बस इस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन एम इज एट पॉइंट सी है, व्हेन एम इज एट पॉइंट सी है, नहीं यार ये क्या चल रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू द, क्या पूछा है उसने? वेलोसिटी ऑफ बी इज मैक्सिमम, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो मैं बता दूं, ये बैच जब यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक है, ठीक है सर। तो जब दूसरे बैच पे चढ़ेगा तो यहां इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये उसको पर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये भाई साहब पहुंच जाएंगे भैया बिल्कुल यहां पर, तब इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी।
ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो अगर आपको यहां पर v की वेलोसिटी अगर वेलोसिटी निकालनी है तो। और उसके बाद फिर ये जो बॉल है, फिर ये बॉल आ जाएगी नीचे यहां पर, और जब ये यहां जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v1 है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपने आगे की तरफ v1 क्यों माना, ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे की तरफ ना हो पीछे की तरफ हो। मैंने कहा भैया तू मान ले, अगर गलत माना तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप बोल सकते हो कि सर इसकी वेलोसिटी आगे मान लो कितनी है, v2 है, तो हम सीधा यहां से यहां तक के लिए या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, तो सीधा लिख सकता है हाफ, मान ले इसका मास है m1, इसका मास है m2, हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये v है, ये ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं है, बंदा वहीं पर लौट के वापस आ गया। अब यहां सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपका, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप मोमेंटम कंजर्वेशन के लिख दोगे कि सर m1 इंटू यू बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये दो इक्वेशन। अब m की जो भी वैल्यू दे रखी हो, मास इक्वल दे रखे हो या कुछ भी दे रखो, अब आप उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडवांस के लिए अच्छा सवाल है क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। सवाल आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। इसने ऐसा बोला है कि ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, तो कंडीशन फॉर अल्फा बता दो। ठीक है, अल्फा मतलब बोले सर इसने बोला है कि कैपिटल एम, देख चेक करके देख, सवाल पढ़ देता हूं मैं, किसी ने नहीं पढ़ा तो, ब्लॉक ऑफ मास एम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v0। ये एक ब्लॉक है, आगे जा रहा है मास का। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दूसरे टकरा गया। ठीक है, फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इट कोलाइड विद अ मासिव ब्लॉक बी ऑफ मास कैपिटल एम। भैया इसका मास कितना दे रखा है, अल्फा एम दे रखा है, इसका मास एम है तो इसका अल्फा एम है। ठीक है, तो मैं क्यों ऐसे जबरदस्ती चलूं, मैं मान लेता हूं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, खत्म कहानी। इनिशियली वो रेस्ट पे था, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, उसने बोला अल्फा की वैल्यू बता दो कि केवल एक ही कोलिजन हो, अल्फा की वैल्यू बता दो कि केवल एक ही कोलिजन हो। तो कैसे करेंगे सवाल को, बोले भैया सर देखो सीधी सी बात है, ये आएगा इससे टकराएगा। बोले हाँ, अगर आप चाहते हो एक ही कोलिजन हो, आरी बात समझ में, बोले ठीक है सर एक ही कोलिजन हो। सर अल्फा की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है यहां पर, मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही कोलिजन हो, या तो जैसी इससे टकराया इस बंदे की वेलोसिटी पीछे वाले बंदे से ज्यादा हो, जो कि ऑब्वियसली होगी, कोलिजन के बाद आगे वाले बंदे की वेलोसिटी पीछे वाले से ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए वाले बंदे की वेलोसिटी पीछे की तरफ आ जाए। आप समझ मारिए, आप ये भी समझो, ये भी तो हो सकता है कि ए वाला बंदा टकरा के पीछे की तरफ आ रहा हो, और अगर पीछे की तरफ आ रहा है तो फिर वापस बॉल से टकराएगा, बोला हाँ सर बॉल से टकराएगा, और बॉल से टकराएगा तो फिर वापस आगे की तरफ जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर यहां पर है एक बॉल ए, एक बॉल बी, ये इधर गया है कितनी वेलोसिटी के साथ भाई साहब, ब्लॉक है सॉरी, v0 स्पीड के साथ। तो इसमें अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। क्या पंगा, कि मान लो इसकी वेलोसिटी आगे v2 और इसकी वेलोसिटी होगी आगे v1 एंड v2 इज ग्रेटर देन v1, तब तो केवल एक ही कोलिजन होगा, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मासेस गिवन तो नहीं है हमको। ठीक है, मासेस गिवन तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टक्कर के बाद ये जा रहा हो v2 से और ये आ रहा हो पीछे v1 से। बोले हाँ सर, वो कह रहा बस एक ही टक्कर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक टक्कर बिटवीन द ब्लॉक होनी चाहिए। हमारी बात समझ में, उसने यहाँ पे क्या पूछा है, उन्हें पूछा है कि टू ब्लॉक विल अंडरगो ओनली वन कोलिजन, दोनों के बीच में आपस में एक ही कोलिजन होना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये गया हो टकरा के वापस आ रहा हो। बोले हाँ से वापस आ रहा हो, जब ये वापस आएगा तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ये v1 वेलोसिटी के साथ वापस आएगा इस तरफ, ठीक, ये आया v1 से टकरा के फिर v1 से फिर आगे निकल जाएगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब यहां से ये भी तो क्लियर हो गया ना कि v2 ग्रेटर देन v1 होना चाहिए, सीधी सी बात ये। ऑब्वियसली v2 बड़ा होना पड़ेगा v1 से, वरना अगर वो ये सपोज वो गया बॉल और टकरा के ज्यादा वेलोसिटी से वापस आ गया तो फिर जाकर टकरा जाएगा उससे। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल हो सकता है। मान के चलिए मास बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बॉल आई, एक बॉल फेंक के मारी तूने उस पर, जैसी बॉल फेंक के मारी तो इसका मतलब जैसे बॉल गई टकरा के तुरंत वापस आई। ई की वैल्यू मान ले 0.99 है, ई की तो वैल्यू वैसी 1 है, ठीक है, ठीक, गई बॉल टकरा के एकदम वापस आई, जैसी वापस आएगी फिर इस दीवार से टकरा के एज इट इज आएगी। ये बेचारी इतनी मूव भी नहीं कर पा रही,
जितनी इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आ गई, इसे समझो ये 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये पीछे रिबाउंड हो गई 10 मीटर पर 90 मीटर पर सेकंड से, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही। ठीक, तो कैसे करें? आई होप तुम्हें सारी कहानी यहां पे समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, सब मोमेंटम कंजर्व कर दो। ये है m1, ये है m2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m1 इंटू वी नॉट बराबर, इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो m2 v2 माइनस m1 v1, पहली इक्वेशन। ठीक, ठीक है सर जी। सर यहां ई की डेफिनेशन भी तो लिख सकते हैं हम लोग। मैंने कहा ई की डेफिनेशन बताओ कैसे? बोले सर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वी नॉट बराबर हो जाएगा v2 v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उनका करेक्ट है। तो बस अब हमको खेलना यही है। क्या? बोले सर अब हमको यही खेलना है कि v2 को बड़ा करना है v1 से। तो इसमें परेशान कौन कर रहा है? आई थिंक परेशान कर रहा है v0। तो v0 की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, m1 v1 प्लस v2 बराबर m2 v2 माइनस m1 v1। ठीक है, यहां से आ गया m1 v1 प्लस m1 v2 बराबर m2 v2 माइनस m1 v1। इसको इधर लेके आ जाओ, 2m1 v1, कुछ तो गलती हुई है, वो कुछ तो गलती हुई है भाई, इतना ऐसा तो कभी ना होगा। ठीक है, सो कोई गलती नहीं है, सही है। ठीक है, बराबर m2 v2 माइनस m1 v1। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो अब ध्यान से देखो, सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है, हाँ सही, हाँ गुरुजी सब सही जा रहा है। तो मेरे को चाहिए, देख अब मैं खेलूं कैसे? मुझे m1 बाई m2 का रेशियो चाहिए। ध्यान से देख, पिछले सवाल में मुझे साफ साफ पता चल गया यहां से कि अगर मैंने m1 m2 का रेशियो निकाल लिया तो अल्फा पता चल जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं m1 बाई m2 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको भी इधर लेके आ जा, इसको भी इधर लेके आ जा, m1 ये कॉमन आएगा 2b1 प्लस b2 बराबर m2 b2, ये बस मैथ्स है। ठीक है, अब चेक करो, कैपिटल M को हम क्या माना है मैंने? m2 बराबर अल्फा m, स्मॉल m को मैंने क्या माना है? m1। तो मेरे को चाहिए m2 बाई m1, क्योंकि वही अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मेरे को चाहिए m2 बाई m1। तो आ गया सवाल, आंसर आ गया m2 बाई m1। अगर आप देखेंगे ये निकल के आ जाएगा 2b1 प्लस b2 बाई b2। ठीक है, चेक कर लो भाई साहब। बोले हाँ सर जी। और अगर इसको और अच्छे से लिखूं मैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2b1 बाई b2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से। बोले सर ये तो क्लियर है कि b1 को छोटा होना पड़ेगा b2 से, ये तो हमको यहां पे दिख रहा है, b1 को छोटा होना पड़ेगा b2 से। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब b1 बाई b2 को छोटा होना पड़ेगा 1 से। मैंने कहा ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि b1 बाई b2 अगर मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2b1 बाई b2 को छोटा होना पड़ेगा 2 से, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं यहां दोनों तरफ 1 जोड़ दूं, ठीक, तो ये पूरा टर्म तो आपका बन गया m2 बाई m1। इसका मतलब m2 बाई m1 इज लेस देन 3, दैट मीन्स अल्फा इज लेस देन 3। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि चाहे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सवाल आसान है ये, बस कुछ नया सोचें आप, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। देखो सीधी सी बात ये, तू चाहे तो तू इसके ऊपर जाके बैठ जा। ठीक, वैसे बैठेगा तो तू कहेगा मैं तो सूडो फोर्स भी दूंगा, ये है वो है। ठीक है, ये तो वैसे ही समझ। ठीक है, ये पूरी ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। ठीक, रस्सी बिल्कुल ऐसी वर्टिकल है इस प्रकार से। ठीक है सर, तो इसका मतलब इसके पास भी आगे वेलोसिटी b है। ठीक है, ठीक है। सडनली ये जाके उससे टकराई बम्पर से, वो गाड़ी एकदम रेस्ट पर आ गई, लेकिन ये थोड़ी ना रेस्ट पर आएगा। इस पे अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अब तुम कहेंगे बम्पर से लग गया ना, अबे बम्पर से तो गाड़ी पे लगा है बे, बम्पर से तो गाड़ी पे लगा है। मैं बात कर रहा हूं मास पे, मास पे केवल 2 फोर्स लग रहे हैं, mg और टेंशन। mg नहीं, अब कहेगा सूडो फोर्स, जमीन पे बैठे तो सूडो फोर्स की वैसी वैल्यू 0 हो गई। तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ टेंशन। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद भी इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि ना तो इस पर कोई फोर्स लगा है। ठीक, जाहिर सी बात है। अब तू ये बता, अगर इस ब्लॉक की एबिलिटी बनाएगा, नीचे कौन लगेगा? mg, ऊपर कौन लगेगा? टेंशन। मैंने कहा हाँ भैया, नीचे mg ऊपर टेंशन, तो दोनों को क्या कर दो भाई साहब, जो भी है दोनों। ठीक है, दोनों अभी तो बराबर ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो बेसिकली अब तुम कहोगे तो फिर आगे कैसे जा, अबे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें दिख रहा है कि बॉल पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है ग्रेविटी। ठीक, और कोई फोर्स नहीं है। अगर सडनली ये रेस्ट पर आ गई गाड़ी, तो बॉल पे तो थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। दैट मींस बॉल की वेलोसिटी पहले भी थी, बॉल की वेलोसिटी अभी भी होगी।
उसके बाद क्या हुआ, बोले सर उसके बाद ये हुआ कि 60 डिग्री तक चली गई बॉल और जाके किस पे आ गई मेरे भाई, रेस्ट पर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री पे जाके चली गई। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाइए और यह जो है सर्कुलर मोशन के इक्वेशन लगा के आप ये पता कर सकते हो कि बी यहां पे कितना आता है, अंडर रूट जी आर आता है। और मैं तो चाहूंगा कि डेटा याद रखने कि वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल नीचे अगर एक ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये ए पॉइंट है तो याद है ना, ए पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट 5 जी आर, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। अंडर रूट 2 जी आर देंगे तो हॉरिजॉन्टल तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 जी आर से कम देंगे तो ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट जी आर देंगे तो ये भी डेटा याद रख लो कि 60 डिग्री तक जाता है, ठीक है। तो बस खत्म कहानी। तो अंडर रूट जी आर विल बी द आंसर। आर की वैल्यू देख लो, लेंथ कितनी दे रखी है उसने, लेंथ उसने दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे ये आंसर निकल कर आ जाएगा 10 रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस ने पूछा था पहले, पैराग्राफ बना के, बहुत पहले सन 2008-7-8 के आसपास पूछा था शायद, ठीक है। उसके बाद से इस पे सवाल आया नहीं अभी तक, कभी भी टपक सकता है। मैं थोड़ा किनारे हो रहा हूं, आप चाहो तो क्वेश्चन को ट्राई कर लें जल्दी। पढ़ लिया? चलो देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहना चाह रहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट ए हाइट ऑफ h बराबर 512 मीटर, ठीक है। ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ब्लॉक कोलाइड विद द ग्राउंड इनइलास्टिकली बट डज नॉट stick to it. After the collision with the spring, it return back to the collide with the incline inelastically again, does not stick with it. उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम हाइट बता दो, मैक्सिमम हाइट बता दो भाई साहब, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सवाल को देखते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि सर ये रहा देखो इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। मैंने कहा हाँ भैया इंक्लाइन प्लेन है। अब हुआ ये कि यहां से एक बॉल को छोड़ दिया। इस पे एडवांस ने पहले, बहुत पहले एक बार पैराग्राफ पूछा था, ठीक है, तब से लेके आज तक नहीं पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो आप ये देखो कि भाई देख, जैसे ही यहां से इस जगह से आपने बॉल को छोड़ा, बॉल इधर आएगी, इधर आएगी, जैसे ही यहां पहुंचेगी इधर इसकी वेलोसिटी होगी और यहां फटाक से आपको कुछ कुछ फील आ रही है, कोलिजन टाइप की आई रही होगी, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इस चीज को एनालाइज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है क्या, कि तो ये मान ले थोड़ी देर के लिए प्लैंक को भूल जा, मान ले प्लैंक है ही नहीं, मान ले प्लैंक है ही नहीं और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसा कैरम होता है ना, कैरम, ठीक है, कैरम होता है, मैंने ऐसे मार दी कोठी, ठीक। तो तू ऐसे फील ले ले कि भाई जैसे कि ये क्या है, ये सर क्या है, ये पूरा का पूरा एक कैरम है, ये कैरम है और तूने टपाक ऐसे की बॉल इधर टपाक से खा के उस तरफ जाने की कोशिश करी है। सारी बात समझ, अगर तूने फील ले ली तो तेरा इंक्लाइन प्लेन का डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी यहाँ पे डर खत्म करना, ठीक। तो अब तू देख ले, अब तो तू ऐसे समझ कि जैसे भैया बॉल ऐसे फेंक के मारी है और ये क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर बॉल आएगी, टप्पा खा के उधर चली जाएगी, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर उसके बाद आप खेल सकते हो, ठीक। तो पहले एंगल देख लेते हैं, कुछ देर का 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 है तो इसका मतलब ये श्योर है कि ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये कितना मेरे भाई 60 डिग्री। तो इधर इसकी वेलोसिटी मान लो v है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, b का इधर कंपोनेंट आएगा b cos 60 और टकराने से जस्ट पहले नीचे कंपोनेंट होगा b sin 60। उनका ठीक है। अब सवाल तो तेरा ऐसे ही हो गया ना कि जैसे कि भैया इधर से एक बॉल इधर फेंक के मारी हो, बॉल यहां और ये नॉर्मल है और टकरा के भैया ऐसे चली जाए, ठीक है सर। तो इसमें अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कहा भैया बता दे ये एंगल सपोज 60 डिग्री है तो क्या ये 60 होगा, कोई जरूरी नहीं, डिपेंड्स ई की वैल्यू कितनी, ठीक है, ई की वैल्यू भी डिपेंड करता था। तो इस केस में याद करो कि अगर इधर इसकी वेलोसिटी बी है सपोज, ठीक है, या u है एग्जाम्पल के तौर पे, और ये वाला एंगल सपोर्ट थीटा है, तो इधर इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा और नीचे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, टप्पा खाने से पहले, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल दिशा में तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी थी, मोमेंटम कांस्टेंट रहना था, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक, और नीचे u sin थीटा है तो ये eu sin थीटा से ऊपर उठेगा। कितने से ऊपर उठेगा भाई साहब, eu sin थीटा से ऊपर उठेगा, ठीक है सर जी, ओके। अब मैंने कहा अब हो गया बस, क्यों, क्योंकि सर नीचे अगर बी वेलोसिटी के साथ टकराते थे तो ई बी से ऊपर की तरफ उठता था। अब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू अगर मैं कह दूं 0 है तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ये जो बॉल इस तरफ जाएगी कितने से जाएगी, बी cos थीटा मतलब b/2 से जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये बॉल जाएगी, बॉल का मतलब अच्छी खासी बॉल है ये, ठीक है, ये इतनी लंबी चौड़ी बॉल है, ये जाएगी, इसको कंप्रेस करेगी,
कंप्रेस करने के बाद आपसे मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग भी पूछ सकता है कि भैया हमें तो मल्टीपल चॉइस का सवाल पूछ लेगा, बोले भैया हमें तो मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो, सॉरी एलोंगेशन नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग बता दो। इसको जाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, फिर लौट के वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, अगेन फिर से सेम कहानी होगी, अगेन फिर से सेम चीजें होंगी। तो अब तू ये डायरेक्ट लिख सकता है। कैसे डायरेक्ट लिख सकता है? बोले सर देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं ये हाइट h थी, मैंने कहा हाँ, मान लो यहां जब जैसे ही यहां पहुंचा इस बंदे की वेलोसिटी v है, तो v तो पहले तो मैं लिख सकता हूं √2gh, वर्कनरी थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोले हाँ सर। बोले अब हुआ क्या, एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी आधी हो गई। बोले हाँ सर। फिर ये इधर गई, लौट के एज इट इज वापस आ जाएगी, फिर जब उठेगी तो अगले कोलिजन के बाद फिर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी का आधी 1/4। तो जब ये वापस इसको ऊपर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बोले √2gh/4 होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मतलब आप इस चीज को समझो कि थोड़ी देर के बाद का मोशन ऐसा होगा, देख ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बॉल यहां से आई है ऐसे ऐसे, इस प्रकार से बॉल आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। कोलिजन से बोल दिया, इनइलास्टिक कोलिजन बोल दिया है, ठीक। तो फिर से अगेन सेम कहानी आपकी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, सेम उसी प्रकार की आप यहां पर गेम खेल सकते हो। बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट होल्ड करो, ठीक है, ठीक है सर जी। तो ये बेसिकली कहानी है। तो इसका मतलब ये इतनी स्पीड के साथ बेसिकली कोलिजन के पास बंदे की स्पीड इतनी हो जाएगी। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे हो गया अचानक से, तो तू ऐसे समझ ले इस चीज को कि भाई अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो देख ये तुझे पूरी फील देगा जमीन की, और तुझे ऐसा दिखेगा साफ साफ कि सर इस पर नॉर्मल ड्रॉ अगर मैं कर दूं तो तुझे यहां पे दिख रहा होगा कि सर ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये 90, तो ये 30, तो ये 60 हो जाएगा। तो मतलब ये इधर सपोज बी डैश से आई, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया जब बॉल यहां पहुंची होगी तो नॉर्मल हो गया है, बी डैश इधर, तो इधर बी डैश cos 60, इधर बी डैश sin 60। टकराने के बाद ई की वैल्यू 0 है तो वो इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। दैट मींस इधर जो वेलोसिटी थी वो आपकी कितनी आ जाएगी? v डैश cos 60 हो जाएगी। और v डैश कितनी थी मेरे भाई? b/2 थी। इसका मतलब वेलोसिटी अल्टीमेटली b/4 हो जाएगी। अब उसने पूछ दिया भाई मैक्सिमम हाइट बता दो, तो अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछा है, सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दो तो आप सीधा आंसर आ जाएगा। आप सीधा लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ mv² बराबर, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन बाकी सबका वर्क डन 0 हो जाएगा, बराबर mgh न्यू 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 न्यू। सर यहाँ बी, यहाँ सर यहाँ पे जो हाफ mv² में बी क्या लिखेंगे? मैंने कहा इसकी वैल्यू है लिख देते हैं, हाफ m जो बी होगा भाई, बी हो जाएगा √2gh/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो भैया, जो भी आंसर आएगा। मैं एक बार आंसर निकलवा देता हूं। देख, 2 m से m कैंसिल आउट हो गया, हाफ 2gh/16 बराबर g की वैल्यू 10 इंटू h न्यू, ठीक। मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है उसने। अच्छा ये देख, ये कह भी रहा है कि देख क्लाइम कर रहा है ऊपर, है ना, क्लाइम करेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करें, देख 2 से 2 कैंसिल आउट, जी की वैल्यू कितनी है? 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो एच न्यू कितना आ गया? एच न्यू आ गया h/16, मतलब 512/16, मतलब 16 × 48, 16 दूनी 32। परफेक्ट आंसर आ रहा है 32, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। सवाल देखिए थोड़ा सा नया है, आई होप सवाल में मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसने ऐसा बोला है, मैं किनारे हो रहा हूं, आप चाहो तो क्वेश्चन को पढ़ लो। इसने ऐसा बोला कि 2 मोती है, ठीक है, 2 बीड ऑफ मास कैपिटल एम स्मॉल एम, मैंने कहा ठीक है, कैन मूव विदाउट फिक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल वायर एज शोन द डायग्राम। इनिशियली एम इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये बड़ा मास है, जा रहा है भाई साहब v वेलोसिटी के साथ। बड़े मास की जो वेलोसिटी, बड़े मास का जो मास है बहुत ज्यादा है, कैपिटल एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एम। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट कोलिजन स्पीड ऑफ एम विल इंक्रीज। ऑब्वियसली यार ये जाएगा, इसको थप्पड़ मारेगा तो भाई साहब तो तेज दौड़ेगा ही ना आगे की तरफ, ठीक है। अब उसने बोला कि मोशन अगर ऑल कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक देन द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द स्मॉल एम, बता दो कितनी होगी, ठीक है। देखो भैया सवाल समझाए तो, एक बड़ी मास की बॉडी सीधी जा रही है, एक छोटा मास है, इसने बोल दिया एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम, सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, ये जाके इससे टकराती है। अगर जैसे इससे जाकर टकराएगी फिर ये आगे की तरफ जाएगा, बोले डेफिनेटली जाएगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा इस दीवार से टकरा के फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर उधर जाएगा, फिर टकरा के इधर आएगा, और ऐसे 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 इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। इन्होंने पूछ दिया भैया हमें बता दे फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय देम। कह रहा भैया हमें तो ये बता दो इसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी हो सकती है। क्लियर है? बस लाइट सॉल्यूशन इसका एक लाइन का है, अगर किसी को क्लिक कर गया सॉल्यूशन तो 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा सवाल, ठीक है। और अगर किसी को क्लिक नहीं करा तो आधे घंटे तक तू लगा रहेगा तो भी सवाल नहीं होगा। बोले क्या? मैंने कहा भाई देख सीधी सी बात, तू ऐसे समझ, भले ही इसका मास छोटा है, बोले हाँ, जैसे ही ये बड़ी बॉडी इसके साथ टकराएगी तो क्या कॉमन नॉर्मल तो लगेगा ना यहां पर,
ठीक, बोले हाँ सर। तो बड़ी बॉडी पे क्या पीछे की तरफ कॉमन नॉर्मल लगेगा, उसका इंपल्स आएगा JN, भले ही थोड़ा सा आए लेकिन आएगा ना। हाँ सर आएगा, भले ही थोड़ा आएगा, बोला हाँ आएगा। फिर क्या होगा, फिर बॉल आगे जाएगी, टकरा के फिर वापस आएगी, जब फिर आके फिर वापस इस पर टकराएगी बड़े वाली बॉडी पर, फिर उसने इंपल्स लगाया, हाँ सर फिर लगाया। तो ये इंपल्स क्या करा, इस इंपल्स ने क्या किया, इस स्पीड को कम कर दिया। ठीक, तो ये जो स्पीड है क्या होगी मेरे भाई, कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ, इंपल्स लगा पीछे की तरफ, तो उसने उसकी वेलोसिटी कम कर दिया। फिर बॉल गई टकरा के, फिर थप्पड़ मारा। ठीक, भले ही थोड़ा थप्पड़ मारा हो, मान ले ठीक है, अच्छा खासा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन वेलोसिटी तो कम कर ही देगा ना। हाँ सर, फिर जाएगी बॉल, छोटी वाली बॉल आके जाएगी, फिर आके इससे टकराएगी, फिर थप्पड़ पड़ा, और फिर थप्पड़ पड़ा तो इसके अंदर फिर उसकी वेलोसिटी कम करेगा। बोले हाँ सर, भले ही थोड़ी थोड़ी कम करे, लेकिन कम तो करता चला जाएगा। तो हमारे पास कोलिजन भी तो इनफाइनाइट है, कोलिजन भी तो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब बार 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 छोटी वाली बॉल बड़ी वाली बॉल से टकराती रहेगी, बार 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 उसकी स्पीड जो है कम करती रहेगी। और एट द मोमेंट क्या होना है सर, ये तो फील आ गई है कि कभी ना कभी तो, क्योंकि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन हियर, हम ये बोल सकते हैं कि कभी ना कभी तो भाई साहब ये फाइनली रेस्ट पे आ ही जाएगा, क्योंकि सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। और इलास्टिक कोलिजन की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। तो सर जितनी इस बंदे के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ कैपिटल M B स्क्वायर, जब तक ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसको ना मिल जाए तब तक हम बोलते रहेंगे कोलिजन होता रहेगा। खत्म हो गया, हो गया सब, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी थी एक लाइन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सब बड़ा M बटे छोटा M इंटू P अंडर रूट। ठीक है, तीसरा सवाल देख आसान है, ठीक है, मैंने सवाल आसान दिया, जानबूझ के दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का कंसेप्ट आप मिस करो, कभी आए तो उसको कर दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छी चीज थी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे सवाल मैं ऐड कर रखे हैं, मैं किनारे हो रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। इसने बोला एज शोन इन द डायग्राम, ए ब्लॉक ए ऑफ मास M स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ ए बेज ऑफ मास 9M। ठीक है, बेज कैन स्लाइड ऑन द स्मूथ ग्राउंड। ठीक है भाई साहब, बेच कैन स्लाइड ऑन द स्मूथ, मतलब यहाँ फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। ठीक है, ब्लॉक ए स्लाइड डाउन ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है भाई साहब, मूव्स अलोंग विद स्पीड यू। ठीक है, एंड हैज एन इलास्टिक कोलिजन विद द बॉल। ठीक है, एंड क्लाइम बैक ऑन द बेच, ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस। उसने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। देख, हमेशा जब भी कभी सवाल है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ABCD में क्या दे रखा है। हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपके ऐसे हों, ठीक है, जो बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे ये नीचे आएगा तो ये तो श्योर है सर, थोड़ी देर के बाद का डायग्राम देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये जो ब्लॉक है ये जा रहा होगा इधर V1 वेलोसिटी के साथ, और ये जा रहा होगा पीछे पीछे V2 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा, और यहां पे कहीं दीवार है। ठीक है सर जी। तो अगर मैं इसको थोड़ा और स्टेप्स कम करूं तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो इसकी वेलोसिटी इधर V है। ठीक है, क्योंकि इसका मास 9M है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी V/9। मोमेंटम कंजर्वेशन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लगा के इन दोनों के लिए चाहो तो इंडिविजुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द बॉल, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड द बेज भी रिमेन्स एट रेस्ट। बिल्कुल सही बात है, चेक करके देख ले। इसने क्या बोला, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ए एंड द बॉल। कह रहा जब तक कि ये बॉल ये ब्लॉक यहां से यहां तक नहीं पहुंच जाता, इस जगह तक। भाई अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लेता हूं तो भाई इतना बता दी, दोनों का अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं तो अब तो ब्लॉक जमीन पे चल रहा है ना, हाथ से जमीन पे चल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि सर जमीन पे चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। हाँ सर, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब हाँ ठीक है, जब बॉल दीवार से टकराएगा तो दीवार से लगेगा इंपल्सिव नॉर्मल। जैसी ब्लॉक दीवार से टकराएगा तो दीवार से लगेगा इंपल्सिव नॉर्मल। ठीक, तो वो सेंटर मास की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। लेकिन वो कब होगा, जब वेलोसिटी जब ब्लॉक दीवार से टकराएगा उस दौरान के लिए। लेकिन टकराने से पहले तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम विल कंजर्व। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा। तो इन्होंने बोला है सेंटर मास ऑफ द एनवी रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, बेसिकली ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ए एंड बॉल द सेंटर मास। हाँ ओके, आप बोल सकते हो क्योंकि जस्ट बिफोर से पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, वैसे जब ऊपर से नीचे आ रहा हो तब सेंटर मास रेस्ट पे नहीं था। ठीक है, देख जब ये जो ब्लॉक है, जब तक ये ब्लॉक नीचे आता रहेगा तब तक सेंटर मास रेस्ट पे नहीं रहेगा। ये भी सवाल आ जाता है कि ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आ रहा है। देख इस तरह मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, तुझे फंसाने की कोशिश करूं। मैंने कहा एक ब्लॉक है, बेंच के ऊपर रख दिया, छोड़ दिया इसको। ठीक है, बोले हाँ, तो सर क्या होगा, बेंच नीचे की तरफ आएगा और इसको फ्री कर दिया। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है,
ठीक है, मैं तो सब बोलूँ कि भैया नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। बोले ठीक है सर, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मगर नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब सेंट थॉमस की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, शुरू में 0 तो हमेशा 0 होनी चाहिए। अभी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में तो ग्रेविटी है और सेंट्रोमा जाहिर सी बात है पहले ऊपर होगा, जैसे 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 ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे सेंट्रोमा नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट तो आ ही रहा है नीचे की तरफ। अरे बात तो सेंट्रोमा नीचे मूव तो कर ही रहा है, लेकिन जब वेज जो है, जब ब्लॉक जमीन पे आ जाएगा, ठीक, और ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा होगा, वेज पीछे की तरफ जा रहा होगा, उस मोमेंट में हम बोल सकते हैं एक आगे तरफ जा रहा है एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब हॉरिजॉन्टली बात हो रही है, वाई दिशा में बात ही नहीं हो रही है, और जब हॉरिजॉन्टल में बात हो रही है तो एक्शन ऑफ 0 है, तो यस सेंट थॉमस विल बी एट रेस्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में शुरू में ही मोमेंटम 0 था, वो तो हमेशा ही 0 होगा जब तक दीवार से कोलिजन ना हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है भाई साहब, जस्ट आफ्टर कोलिजन सेंट थॉमस ऑफ द ब्लॉक ए एंड वेज बी मूव्स विद वेलोसिटी u/5। अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सही है गलत है आपको सॉल्व करना है, मैं तरीका बता देता हूं। देख, ये इधर जाएगा बी से, टकराने के बाद फिर इधर आएगा बी से, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन, बी पार्ट के लिए आप लिख सकते हो m1v1, इस तरफ की दिशा को पॉजिटिव मान लो आप, इसका मास m1 है, m1v1 प्लस m2v2, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, और पहले आपको v निकालना पड़ेगा यहां से। ये जो v है, ये v कैसे निकालोगे, सब वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। एच हाइट दे रखी है इन्होंने, ठीक है, देख ले भाई साहब, नहीं तो देख लेते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, देख लेते हैं। ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन टू द ग्राउंड, मूव्स अलोंग इट विद द स्पीड u है, हाँ ठीक है, इन्होंने यू दे दिया, हमारी मदद कर दी इन्होंने, डायरेक्ट बोल दिया कि भाई साहब ये यू है, बोल दिया यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये v दे दिया, मतलब h हमारी कैलकुलेशन कम हो गई, वरना मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम से फिर मुझे v1 v2 निकालना पड़ता। तो बस ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। आंसर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर v/5 आ रहा है, तो यस ये आंसर हमारा सही है। ये भी सही है, उसने रॉन्ग पूछा है, ये देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे तो v/5, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फाइनली व्हेन द ब्लॉक रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑन द बेंच, इट्स वेलोसिटी विल बी u/5। कह रहा भैया जब ये इसको ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब इसके ऊपर के बाद की कहानी ऐसी हो जाएगी, देख ऐसे, ये इधर आ रहा है u से, u मतलब v मान ले, ठीक है, और ये इधर जा रहा है v/9 से, ये कहानी चल रही है टकराने के बाद की। फिर ये इसको ऊपर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। आप सीधा बोलोगे सर इनिशियल मोमेंटम, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू v/9 बराबर फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना, टोटल मास हो जाएगा 10 इंटू v फाइनल, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो जो भी आंसर आ रहा है। भैया ये आंसर कितना आ रहा है, इसने बोला फाइनल ब्लॉक ये रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑन द बेंच, इट्स वेलोसिटी विल बी u/5। अच्छा हाँ यार, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही बोल सकते हो आप डायरेक्ट। बोल डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं सर, मगर डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो श्योर है ना, ये वाली चीज ये हटा भी, ठीक है, ये तो हटा, यहां से तो आंसर आ ही गया v/5, ठीक, जो मैंने लिखा था। लेकिन यहां से ऐसा समझ, जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, ठीक है, अभी सेंट थॉमस की वेलोसिटी हमने देखी u/5 है, v/5 है, सेंट थॉमस मूव कर रहा है v/5 वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ठीक है, सेंट थॉमस v/5 वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो अब यार ये तो श्योर है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वो सॉरी कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो सेंट थॉमस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। ये आएगा, इसके ऊपर चढ़ता जाए, करता जाए, चढ़ता जाएगा। जब एक मोमेंट पर ऐसा आएगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी v डैश है तो इसकी वेलोसिटी v डैश है। जब दोनों पार्टिकल जो है हमारे, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो सेंट थॉमस की वेलोसिटी भी तो वही होगी ना। और सेंट थॉमस की वेलोसिटी कितनी है, v/5, वो तो कोलिजन के बाद, दीवार से कोलिजन के बाद हमेशा v/5 होगी। तो इसका मतलब आप ये बिना पेन चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, v/5 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, फाइनली ब्लॉक ए रीचेस टू द सेम हाइट पे नहीं हो पाएगा। जो सेम हाइट पे नहीं हो पाएगा वो आप देखते के साथ ही बता सकते हो कि जब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आएगा तो बेंच के पास भी वेलोसिटी आ गई, बेंच के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बेंच के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है कहां से आई है, ये पोटेंशियल एनर्जी से ही तो आई है। हरी बात समझ में, ये कहां से आई है मेरे भाई, ये पोटेंशियल है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, बोले सर ये जो शुरू में रख के बैठा हुआ था ना mgh, ये जो mgh रख के बैठा हुआ था, तो भैया इसकी कुछ एनर्जी किसके पास चली गई है, बेंच के पास चली गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट होल्ड करना यार, ये डस्ट हो रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसने बोला एक बॉल जा रही है इस तरफ और इससे जाके टकराई है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इससे जाके टकराई है। टकराने के बाद उसने ऐसा बोल दिया कि वेलोसिटी वेक्टर बता दो टक्कर के बाद क्या होगा, क्योंकि इसने बोला है कोलिजन कैसे मेरे भाई, कोलिजन इलास्टिक है। मजे की बात यह है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया हो कि ये फिक्स है, सारा खेल यहीं पे था,
ठीक है, अगर ये फिक्स है तो बस हो गया काम, अगर ये फिक्स नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है सवाल को करने में। इसका मतलब आप देखो ये हॉरिजॉन्टल बॉल गई है यहां पर, मैंने कहा हाँ भैया ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, तो 60 डिग्री आएगा, तो टकराने के बाद इधर चला जाएगा और इसके साथ 60 डिग्री पे ये इस तरफ सेम स्पीड के साथ निकल जाएगा। अब ये 60 डिग्री आ गया है, ठीक। अब इसके बाद जो है आप इसके कंपोनेंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे कोलिजन इलास्टिक है, चेक कर ले भैया, 60 तभी होगा जब इलास्टिक है। कहीं ले रखा है क्या है इसने? अच्छा ये दे रखा ना उसने, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक। तो ये जितनी ये 4 से गया तो 4 से जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आ जाओ यहां तक हुआ है तो और आगे कर देता हूं मैं सवाल को। अगर मैं इसको आगे खींचूं, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा। योर आंसर विल बी 4 cos 60 i कैप प्लस 4 sin 60 j कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है। मैं पीछे हो रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है ये एडवांस के लिए अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है आपको काफी मदद करेंगे लैंग्वेज को क्रैक करने में, विजुअलाइज करने में कि हो क्या रहा है, और कंसेप्ट को अप्लाई करने में। ध्यान से देखो, यहां से क्या किया, एक बॉल को फेंक के मारा यू स्पीड के साथ, ठीक है भाई साहब। बॉल गई और जब यह हॉरिजॉन्टली पहुंची तो यहां एक ब्लॉक था, ब्लॉक के पेट में से निकल गई, और जब ब्लॉक के पेट में से निकली ऐसे अंदर चीरती हुई निकल गई, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u/4। फिर ये जाता है और उससे जाके टकराता है, ठीक है। सवाल ये कहना चाह रहा है, इसने बोला बुलेट ऑफ मास m को इज शॉट विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हिच स्ट्राइक द बॉक्स ऑफ मास 2m रेस्टिंग ऑन द एज ऑफ ए स्मूथ सरफेस OB एज शोन इन द डायग्राम। बुलेट स्ट्राइक द बॉक्स हॉरिजॉन्टली, आफ्टर दैट बुलेट passes through the box and moves with the velocity u/4 along the horizontal direction. If bullet rebound elastically with ball AB, then find the final position where bullet again strike with the mass 2m। ठीक है, तो पहले तो आप ये बताओ, इधर u है तो इसकी वेलोसिटी बुलेट की इधर कितनी हो जाएगी, u cos 60, जो कि होता है u/2। दैट मीन जैसे ही यहां पे टकराने वाली होगी, बुलेट की वेलोसिटी होगी इधर u/2, और जो बॉल जो ब्लॉक है तेरा 2m मास का, वो तेरा है रेस्ट पर। तो टक्कर के बाद क्या होगा, बोले सर टक्कर के बाद इन्होंने बोल रखा है कि बुलेट की वेलोसिटी हो चुकी है u/4 और हमें नहीं पता ये ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसे सवाल आप सब लोग जानते हैं, जेई एडवांस ने भी पूछे हैं, पीवाईक्यू अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां भी आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एडवांस के लिए आप विद इन टाइम लिमिट अगर इस सवाल को कर लेते हो सही टाइम से तो अच्छा सवाल है। ठीक, ठीक है सर जी, ये होने वाले क्वेश्चन है एक्चुअली, दीज आर द क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में करने होते हैं, ये छोड़ने नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, बोले मोमेंट कंसेप्ट कर दो, टक्कर से पहले टक्कर के बाद, तो यहां पे क्या लिखेंगे, m इंटू u/2 प्लस 0 बराबर इसका मास कितना है, बोले 2m है, 2m इंटू b प्लस m इंटू u/4। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसका मतलब m इंटू u/4, इसमें से घटाएगा u/4 आ जाएगा, बराबर 2m इंटू b, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो b बराबर निकल के आ गया u/8। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, बोले सर इसके बाद ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है u/8 से, और ये जो बॉल है ये इधर जा रही है u/4 से। ठीक है सर, अब यहां पे कहीं है दीवार, ठीक, ये खैर इतना दूर नहीं है, ये पास में ही है, तो इसको तुम ऐसे ही देखते के साथ तुरंत कर सकते हो कि सब मान के चलो ये ए बॉडी है, बॉल को मैंने कह दिया बी बॉडी है। ठीक, ये बॉल आगे कितने से जा रही है, बोले सर ये जा रही है u/4 से, और ये कितने सारी, बोले सर ये आ रही है u/8 से, और यहां पर लगी हुई है दीवार, इनके बीच का गैप है l। ठीक, तो अब सीधी सी बताओ, या तो तू रिलेटिव से कर ले या फिर वैसी जोड़ घटा के कर ले। जोड़ घटा के कैसे, बोले देख बताओ, देखो जी ये बॉल पहुंचेगी यहां पर, मैंने कहा हाँ भैया पहुंचेगी यहां पर। ये बॉल कितनी देर में यहां पहुंचेगी, बोले सर ये पहुंचेगी t बराबर l/v/4 टाइम में पहुंचेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v/4 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी भाई साहब, v/4 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो l बराबर v/4 टाइम में यहां पहुंचेगी, फिर टकरा के तुरंत टकराएगी, फिर वापस आएगी, तब तक ये भी कुछ ना कुछ चल चुकी होगी। ठीक है, ये कितना चल चुकी होगी, मैंने कहा ये चल चुकी होगी, बी बॉल को वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा t, तो ये कितना चली होगी u/8 इंटू टी। ठीक, ये कैसे लिख दिया, t टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है सर, और t कितना है, बोले भैया t वहां से दिख रहा है सर l अपॉन v/4 है, तो जैसे काटापीटी करोगे b से भी कैंसिल आउट, आ गया l/2। दैट मींस जब b वाली बॉल वहां पहुंच जाएगी तब a वाली बॉल यहां पर आ जाएगी, इस जगह पर, उस पॉइंट से इस जगह पर आ जाएगी l/2 डिस्टेंस दूरी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोले सर ये वाली डिस्टेंस भी l/2 हो जाएगी, क्योंकि ये l है, ये l/2, तो ये भी l/2। अब ये दोनों कहां मिलेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में, मत बोलना, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, इसकी u/8 है, तो भैया इसकी स्पीड कितनी है, इसकी u/4 है। अरे बस अब रिलेटिव के कंसेप्ट से आप ये निकाल सकते हो ये दोनों कहां मिलेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं भाई साहब, आंसर शायद 12/3 जाता है, या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो इसकी स्पीड दुगनी है,
तो ये दुगना चलेगा, ऐसे समझ दे। इसकी स्पीड अगर v है तो वो 2v है, इधर दुगनी स्पीड से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, दुगना चलेगा। ठीक है, मतलब ये x चला होगा तो ये 2x चल गया होगा। ठीक, तो दीवार से दूरी होगी वो L/2 को 1:2 में आपको डिवाइड करना है, L/2 को। ठीक है, खैर मैंने इतना हिंट दे दिया भैया, तो खुद करना। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस सवाल में कोई दम नहीं है, ये सवाल आपका जो है प्रेजेंटेशन मुश्किल है, ऑब्लिक कोलिजन का सवाल है। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एलओआई बनाओ, सारी वेलोसिटी को एलओआई और एलओआई के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन और जो है एलओआई की तरफ लगा दो। ये आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें बोला एक मास m है, ठीक है, एक आदमी है, मैन ऑफ मास m, इनिशियली स्टेशनरी, ओके, on a initially stationary board, get off the board by leaping to the left and exactly horizontal direction. Immediate after the leap, the board of mass m is observed to moving the right with a speed p. मतलब वो ये कहना चाह रहा है भैया देखो, बोर्ड छोड़ो, मान लो एक ठेला है, ठेले के ऊपर आदमी है, ठीक है, आदमी भाई साहब कूद गया, ठेला जा रहा है पीछे की तरफ v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है राइट, और इसका मतलब आदमी की वेलोसिटी इधर कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, अगर आदमी की वेलोसिटी यू पूछा जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन आप निकाल सकते हो, एक एक करके सवाल पूछते हो। वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन कितना होगा सब, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अब आप क्या कीजिएगा, सब पहले तो मास देख ले, स्मॉल एम कैपिटल एम में कंफ्यूज करेगा वो, पक्का कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, तो स्मॉल एम मत मान, m1 मान ले, और इसको मान ले m2। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन क्या होगी सर, m1u बराबर m2v, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब उसने पूछा वर्क डन बाय मैन बता दो, सब वर्क डन बाय मैन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो ग्रेविटी ने काम किया नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m1u स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर, खत्म कहानी। क्लियर है, ये चीज है। तो ये आदमी ने काम किया है इतना, इंटरनल फोर्सेस ने काम किया है, तो ये इतना ए वाला ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ये तो हमको साफ साफ दिख गया। ठीक है, यहां पे दो टर्म आने वाले हैं, बस ये हमको दिख गया, इंक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मैन एंड बॉडीज, इतना, ये वही है जो मैंने आपको बोला अभी। ठीक है, आप जो निकालो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब सर योर आंसर विल बी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है सर जी, इसको v1 v2 मतलब इनको v1 v2 मान के उस प्रकार का सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सिस्टम इज b, सेंटर मास की वेलोसिटी तो जीरो होगी भाई, क्यों, हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन, आदमी की काइनेटिक एनर्जी बता दो कितनी बढ़ी है भैया, पहले जीरो थी अब कितनी हो जाएगी, हाफ m1u स्क्वायर, खत्म कहानी। ये तो शायद आप देखते ही समझ जाओगे, अब ये देखते ही लिख सकते हो, ये आ जाएगा हाफ m1, u क्या होगा सर, m1 इंटू यू बराबर m2 इंटू v, तो m1 इंटू यू कितना हो जाएगा भैया, m2v बटे m1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ m2 स्क्वायर v स्क्वायर बटे m1। ये सही जा रहा है तुम्हारा दूसरा, और चौथा ऑप्शन जो दूसरा आंसर दिया हुआ है आप इसको मैच करा लीजिएगा, ये दो आंसर आपके सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा सा इस सवाल में आपको मेरी ये कोशिश थी कि लैंग्वेज में थोड़ा दिमाग लगाना सीखें। ठीक है, सवाल जो है वैसे कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चन की प्रेजेंट की जाती है ये सीखने के लिए अच्छा मिलता है। जैसे पहला इन्होंने बोला किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो रस्सी के कंस्ट्रेंट से आप बोल सकते हो, मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, एक रस्सी में टेंशन t मान लो tt, तो ये हो जाएगा 2t, tt, तो ये भी हो जाएगा 2t, तो आप लिख सकते हो -2t इंटू a1 प्लस 3t इंटू a2 बराबर 0। ठीक है, यहां से साफ साफ पता चल रहा है 2a1 बराबर 3a2, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और यहां से हमको साफ साफ पता चल गया कि a1 क्या है, a1 बड़ा है a2 से, a2 छोटा है। ठीक है सर, ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोला, a विल बी मोर दैट ऑफ b, यस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ a विल बी लेस देन b, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a एंड b, अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, इसने बोला है सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a एंड b इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ है, मतलब वो कहना चाह रहा है सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ a का मतलब क्या हो गया, a पे लगने वाला नेट फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज व्हाट, फोर्स, तो इसका मतलब वो जानना चाहता है F1 जो a पर नेट लग रहा होगा। ठीक, और ये क्या कहना चाह रहा है सर, F2, मतलब Fa इज अ नेट फोर्स ऑन a, Fb इज अ नेट फोर्स ऑन b, वो ये कहना चाह रहा है कि ये इसके बारे में हमको बताओ। तो भाई मैं ये बोल सकता हूं कि a पर जो भी लग रहा होगा नेट फोर्स, उसको मैं लिख सकता हूं m इंटू a1 प्लस, और b पे जो भी लग रहा होगा नेट फोर्स उसको मैं लिख सकता हूं m इंटू a2। सिस्टम पे जो भी एक्शन फोर्स लग रहा होगा,
ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से मैं सबको सिस्टम मान लूं, ए और बी को मैंने सिस्टम मान लिया भाई, दोनों का एक्सेलरेशन A1 A2 है, इसका मतलब इन पे कितना फोर्स, कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, M1 A1 प्लस M2 A2। या किसी बंदे का एक्सेलरेशन अगर ए होता है तो उस पर नेट फोर्स M इंटू ए होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब बोले सर इन्होंने बोला कि ये क्या है, क्या ये F से ज्यादा है? तो मैंने कहा एक काम कर, अगर मैं सिस्टम मानूं पूरे को तो देख आगे तो लग रहा है F, ये सब हो गया इंटरनल, लेकिन यहां आपको दिख रहा होगा हिंज फोर्स, ये यहां पे जो रस्सी बस्सी काटेगी सीलिंग फोर्स, इधर लग रही होगी टेंशन T। ठीक, बाकी तो सब इंटरनल हो गया। ठीक है, आप शायद ये चीज समझ पाओ कि बोले सर टेंशन तो अब ये लगती है भाई, अगर मैं इसकी ये जो यहां जो हल्का सा यहाँ पे ये जो दीवार है ना हल्की सी हरी वाली, अगर मैं इसकी बीडी बनाऊं तो रस्सी इसको पकड़ के खींच रही होगी ऐसे टी लगा के। रस्सी का काम है खींचना, वो इस दीवार हरी वाली दीवार को पकड़ के खींच रही होगी टी फोर्स लगा के। अगर रस्सी दीवार को खींच रही है टी फोर्स लगा के, तो दीवार भी रस्सी को खींच रही होगी टी फोर्स लगा के। इसका मतलब अगर मैं इतने तक की बीडी बनाता तो दीवार भी तो इस पे एक तरीके से रस्सी को पकड़ के खींच रही है टी फोर्स लगा के। दैट मीन्स यहां से दीवार भी एक एक्सटर्नल फोर्स दे रही है। आपको ये बात समझनी पड़ी है, दीवार भी एक एक्सटर्नल फोर्स दे रही है सिस्टम को। ठीक, तो इसका मतलब ये किधर दे रही है, आगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा F प्लस F ड्यू टू द वॉल, जो कि क्या है, एक तरह से टेंशन ही है। ठीक, तो अब तुम देख लो भैया, तो ये जो समाया है ये प्लस समथिंग है, इसका मतलब ये F से तो ज्यादा ही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, इसमें मेन कंसेप्ट आपको बताया तो क्या इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा कि जब इधर से एक बॉल आती है, मान लो ये एंगल थीटा है, उसकी वेलोसिटी u है, टप्पा खा के वो इधर चली जाती है। ठीक है, और ये आपकी होगी वर्टिकल लाइन। मैंने कहा हाँ भैया वर्टिकल लाइन होगी। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि बॉल ऐसे आई ऐसे चलेगी, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल फाई है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इधर u है तो नीचे u cos थीटा, आगे u sin थीटा। तो यहां से एक रिजल्ट आता है tan थीटा बाई e बराबर tan फाई, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आता है ना। चलो इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं, किसी को अगर याद नहीं है तो। भैया बॉल ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर फाई है, ठीक है, वेलोसिटी इधर u थी तो नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, इधर आ जाएगा u sin थीटा। जब टक्कर के बाद जाएगी तो वेलोसिटी तो u sin थीटा ही रहेगी, लेकिन ऊपर वाली वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ u cos थीटा हो जाएगी। ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, tan फाई आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा बटे e आ जाएगा। तो tan थीटा बटे e बराबर tan फाई। अब इसके बाद क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब सवाल में कोई दम नहीं बचा, ये इधर आएगा, टप्पा खाने के बाद इधर जाना है, ये एंगल थीटा 1 है। ठीक है, तो अब इसने इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन पूछ ली। उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्रेविटी की टेंशन नहीं लेनी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सराउंडेड बाय द वॉल्स एज शोन इन द डायग्राम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ बॉल ए बी बी सी एंड सी डी आर। देख यहां पे तो e बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको थीटा डैश कह लो थोड़ी देर के लिए, थीटा डैश कह लो। ठीक, ठीक है सर। और यहां ई की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं, देख जिस एंगल पे टकराया, ठीक है, वो tan थीटा डैश अपॉन e बराबर tan थीटा 1। tan थीटा डैश कितना, थीटा डैश की वैल्यू कितनी, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और e की वैल्यू हाफ है, 2 cot थीटा बराबर tan थीटा 1। ठीक है, अब चेक करके देख कहीं मिला, 2 cot थीटा बराबर tan थीटा 1, थर्ड ऑप्शन तेरा मैच कर गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये थीटा 1 है तो ये मान के चल थोड़ी देर के लिए 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी ये चीज लगा दे, यहां ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू 1/4 है। तो जब यहां ई की वैल्यू 1/4 है तो इसके लिए मैं लिखूंगा, देख tan 90 माइनस थीटा 1 बटे e बराबर tan थीटा 2। अब tan थीटा 2 से रिलेशन देख ले, कहीं दे रखा है क्या, tan थीटा 2 ये दे रखा है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 cot थीटा 1। यस, ये ऑप्शन भी तेरा सही आ गया है। तो अब इसके बाद भैया खुद कर लिए, देखिए दो तो मैंने बता दिए, थीटा 2 और थीटा 1। थीटा 1 देख, थीटा 1 और थीटा में तो कोई रिलेशन नहीं जाएगा। ठीक है, ये रहा थीटा 1, अब जो भी है यार, ठीक है, नहीं यार थीटा 2 और थीटा के बीच को निकाल देते। ठीक है, थीटा 2 कहां पर है, थीटा 2 ये रहा। ठीक है, थीटा 2 और थीटा के बीच का भैया अब तो इन्हीं को सॉल्व करके आएगा जो भी आएगा।
इन्हीं को ही। ठीक है, देख वो तो इन्हीं से ही कर सकता है। क्यों कर सकता है, देख एक काम कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, टेन थीटा वन कॉट थीटा वन बन जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा 4 बराबर, ये आ जाएगा 2, ठीक है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 टेन थीटा बराबर टेन थीटा 2। ये ऑप्शन भी आपका मैच कर जाएगा यहां से। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख लेना, कुटर फुटर करके वो शायद मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसी तर्ज पर जो कंसेप्ट अभी हमने अप्लाई किया उसका एक और प्यारा सवाल। ठीक है, कि यहां से छोड़ दिया है, ये उठा, तो बताओ वहां पर क्या जाएगा। अभी जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था वहां ई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो याद है, अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था, फिर वो गया था स्प्रिंग को कंप्रेस करता, फिर वापस आया था। ठीक है, कोई बच्चा अगर डायरेक्टली ये सवाल देखना आया क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तू एक बार ये वाला सवाल देख ले, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बस यहां पे क्या था, यहां पे उन्होंने दे दिया था क्या, परफेक्टली इनइलास्टिकली। ठीक है, स्टिक एक तरह से, है ना। तो यहां पे ई की वैल्यू 0 दे दी थी, लेकिन इसमें ई की वैल्यू कुछ दे रखी है शायद उसने, ई की वैल्यू के साथ ही उसने खेला है। तो चलो हम भी खेल लेते हैं। तो देखो, तो सर हम तो इसको मान लेंगे इंक्लाइन प्लेन के, वो ऐसा मान लेंगे जैसे बॉल आई 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 आई। सर ये हो जाएगा नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है भैया, तो ये 60 है, तो ये हो जाएगा 30। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब अब ध्यान से समझ, बॉल की वेलोसिटी मान ले टप्पा खाने से पहले या टकराने से पहले, सपोज यू थी। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज ये हमारी बॉल ऐसे आई और टप्पा खा के ऐसे निकल गई, ये है नॉर्मल, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक, तो मान ले भैया जब वो यहां आई थी तो उसकी वेलोसिटी यू थी। मैंने कहा ठीक है, तो यू थी, तो चेक करिए 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर यू cos 30, इधर यू sin 30। तो ये यू sin 30 है, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू sin 30 हो जाएगी। नीचे क्या है, यू cos 30। ठीक, यू cos 30 है, बोले हाँ सर, तो इसका मतलब ये ई टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक, ये तो बढ़ेगी नहीं, मतलब वेलोसिटी टप्पा खाने को ई टाइम्स हो जाएगी, तो इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, ई टाइम्स हो जाएगी, ई इंटू यू cos 30। ठीक है सर जी, ओके। अब ये क्या हुआ, अब इसके बाद इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, अब ये कहीं उधर जाके गिरे। ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो यू cos 30 और यू sin 30, इसी के बाद गेम खेल देते हैं। इसका मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी ऊपर कितनी है, ई यू cos 30, और इधर कितनी है, यू sin 30। चलो अब सवाल देखते हैं। सर यू कितना होगा, मैंने कहा यू हो जाएगा √2gh, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब सवाल देखते हैं, आर इज मैक्सिमम, और ये सब वैल्यू बता दो। तो भैया एक काम करो, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ई यू cos 30, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, तो 2uy/ay। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ वो खेल ही नहीं रहा, वो कह रहा हमें तो ये बता दो, रेंज के बारे में बता दो। तो मैंने कहा तो ठीक है भैया, रेंज क्या हो जाएगा, बोले सर रेंज हो जाएगा सर इस टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सर यू sin 30 इंटू 2 इंटू ई यू cos 30/3। अब उसने बोला कि सर जी रेंज मैक्सिमम कब होगी, भाई रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ई मैक्सिमम होगा। आप सब दिख रहा है यहां से, और ई मैक्सिमम कब होगा, बोले सर इलास्टिक कोलिजन हो, ई बराबर 1 पर, तो रेंज इन मैक्सिमम ई बराबर √3, गलत, रेंज इन मैक्सिमम फॉर ई बराबर 1, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एच डैश और एच के बीच में रिलेशन पूछ लिया उसने, वेयर एच इज द मैक्सिमम हाइट, निकाल लेंगे। तो चलो मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। तो ये एच डैश क्या है, मैक्सिमम हाइट है, तो मैं एच डैश बराबर क्या लिखूंगा सर, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। तो यू वाई स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, बोले सर इसका स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 बटे 2 इंटू 10। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई स्क्वायर यू स्क्वायर की क्या लिख देंगे हम, 2gh। ठीक, कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर, सर √3/2 का स्क्वायर 3/4, और नीचे पहले से मौजूद है 20। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, देख 2 से 2 मार दिया, जी से 10 मार दिया, तो ये आ जाएगा एच डैश बराबर 3/4 h इंटू ई स्क्वायर। अब चेक करके देख ले कि अब क्योंकि ई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी यहां पर। तो डेफिनेटली हम यहां पर बोलेंगे कि एच डैश होगा 3h/4 से क्या होगा, कम होगा। थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एच डैश बराबर h 4e बराबर 1। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, अगर ई की वैल्यू जो है, मैं यहां पर जो है ई की वैल्यू 1 मान लेता हूं, तो एच डैश की वैल्यू तो ये नहीं आएगी। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलो अब इसमें उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपके सामने दे रखी है, चाहो तो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं।
ये देख ले भैया, एक एक करके पढ़ लेते हैं सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा उसने, सब बॉल को यहां से छोड़ दिया है, जब बॉल यहां पर पहुंची है, ठीक है, उसने बोला है स्पीड ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू रीचेस बी2, ये जो भी है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है। और ये ठीक है भैया, सारी कहानी दे रखी है उन्होंने। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द वेज, ठीक है। स्पीड ऑफ मतलब उसने ये नहीं बोला कि वेज का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन है, आपस में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये स्मूथ है। तो भाई दोनों को सिस्टम मान लो, फ्रिक्शन अगर आपस में हुआ भी तो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो रहेगी। शुरू में जीरो थी तो हमेशा जीरो थी। तो याद किया, ऐसे ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुरू में जीरो थी, हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन वर्टिकल में ग्रेविटी है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल मूव इन परफेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसने क्या पर स्ट्रेट लाइन पाथ, इसने बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूविंग इन विच डायरेक्शन, परफेक्टली डाउनवर्ड जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब उसने क्या पूछा, कंसीडर द सिस्टम कंप्रोमाइजिंग पी एंड क्यू, लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नॉन जीरो वर्टिकल नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नॉर्मल ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गिव्स, हाँ उसने बोला फ्लैंक कर दो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो, कि यहां से बॉल को छोड़ा, ठीक है, यहां से बॉल को छोड़ा, बोला ठीक है सर। तो बोला जब ये यहां आ गया, ये बॉल जब यहां आ गई तो भाई ये जाएगा इधर B1 से, मान लो, ठीक है, ठीक है सर, B1 ही कह रहा है ना, देख ले एक बार भैया जल्दी से, हाँ B1 कह रहा है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी इधर B2 दे रखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, सॉरी 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 बैच के रेस्पेक्ट में इधर B2 दे रखी है, और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो ठीक है ना, ओके इट्स ओके, कर लेंगे, सवाल में क्या हो गया। ये जो भी वेलोसिटी बैच के रेस्पेक्ट में ना, हाँ बैच के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी, क्या वो नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वाली वेलोसिटी इसमें जोड़ दे, खत्म है ना। ये तो हमको पता ही है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो है ही, ठीक है। तो यही कंसेप्ट इसमें लगना है। फिर मैं ए और बी देख लेता हूं यहां पर, ठीक है, पीओ क्यू के साथ खेल रहा है वो, तो आओ हम भी पीओ क्यू के साथ खेल लेते हैं, ठीक है। आजा देख ले भैया, बस डायग्राम का ही खेल है इसमें, ठीक है। डेटा पिक करना है, पी को क्यू मत पकड़ लिए, क्यू को पी मत पकड़ लिए, बेज है क्यू और ये है पी, ये एंगल है थीटा, चल यहीं पे कर लेता हूं उसको, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देख ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी इधर v2 है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इधर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी सब, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितनी हो जाएगी भैया, बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। B2 है ना, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, B2 है तो मैंने यहां पर B2 कर दिया, ठीक, ठीक है सर जी। इसके बाद बोले सर अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, बोले B1 है, तो वो B1 वेलोसिटी इसमें जोड़ दो उल्टा करके, B1 आई कैप, ये आपकी किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, सॉरी उल्टा करके नहीं, ऐसी एज इट इज माइनस B1 इंटू आई कैप। तो ये क्या हो गया, बोले सर ये हो गया V2 कॉस थीटा माइनस B1 आई कैप माइनस B2 साइन थीटा जे कैप, खत्म। तो ये वेलोसिटी आ गई है इसकी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, शुरू में मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो बाद में भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो बैच का मास कितना, कैपिटल एम, तो मैं बैच के लिए लिखूंगा M1 V1, V1 पीछे की तरफ है, प्लस पार्टिकल के लिए लिखूंगा M2 V2, V2 कॉस थीटा माइनस V1 बराबर जीरो, खत्म। तो M V1 बराबर B2 कॉस थीटा माइनस B1 इंटू स्मॉल m, ये होगा भैया, ठीक है। B2 कॉस थीटा, B2 कॉस थीटा माइनस, अबे क्या था, हाँ 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 हाँ, B2 ये जा रहा है शायद, हाँ यही था, है ना, माइनस में था लेकिन ये ऐसे दे रखा है ना, तो इसका मतलब हमारा यही था ना, माइनस B2 कॉस थीटा माइनस B1 M B1 प्लस स्मॉल m B2 कॉस थीटा माइनस B1, ये है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। तो आई थिंक अब ये तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, या माइनस कॉमन निकाल ले, जो भी है यार ये आंसर मैच कर जा रहा है, थर्ड ऑप्शन तेरा, ठीक है। ऐसे सवाल को करना होता है। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बर्कनई थ्योरम है, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। इसने बोला है कि कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी mgh, बिल्कुल सही बात है, हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर, जहां b2 हो जाएगा इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से आप बर्कनई थ्योरम लगाओगे। सर ग्राउंड फ्रेम से क्यों लगा रहे हो सर, बैच के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बैच एक्सेलरेटेड है,
तो क्यों नहीं लगा सकते? मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल लगा सकते हैं, बैच के फ्रेम में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैच के फ्रेम में जाओगे तो बैच एक्सेलरेटेड है, तो बैच के फ्रेम में जाओगे तो सूडो फोर्स का वर्क डन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सूडो फोर्स तो तब लिखोगे ना जब तुम नॉर्मल फोर्स पता होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो पता नहीं है तुमको, ठीक है, तो उसका वर्क डन कैसे लिखोगे? इसलिए जमीन पे ही रहो, यहां पर हवा में मत उड़ो, ठीक। तो यहां पर B2 कितना होगा? बोले सर B2 हम लोगों ने निकाल लिया था सर, वो कितना है B2? मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर B2 की बजाय मुझे लिखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। वो ये वेलोसिटी है जो हमने यहां पे निकाली थी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लिख सकते हो V1 स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर प्लस ये पूरे का स्क्वायर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे तो आप लिखोगे B2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 कॉस थीटा प्लस B2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो B2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम B2 स्क्वायर B1 प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 कॉस थीटा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 कॉस थीटा, ये ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडवांस के लिए बढ़िया सवाल है। एग्जाम में ऐसा एक सवाल हर साल एडवांस में आता ही आता है, ठीक है। हर साल उठा के देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन होता ही होता है। जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है एग्जाम में, जब बच्चे करने जाते हैं उनसे नहीं बनता है, वो छोड़ के आ जाते हैं, और जब घर आके देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सवाल तो आसान था, सवाल में कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बस मुश्किल कहीं करनी होती है तो वो होती है थोड़ी सी कैलकुलेशन। सवाल के बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन है, ये आया न्यूट्रॉन, इससे आके टकरा गया और इस प्रकार से घटनाएं घट गई। करना कुछ नहीं है यहां पर, इसमें बस मोमेंटम कंजर्व करना है एक्स दिशा में और वाई दिशा में, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि सपोज इसका मास सपोज m है और ये u से आ रहा है, ठीक है, उन्हें बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। उन्हें बोला इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसकी न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है, ठीक है। यहां पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, टप्पा, उसके बाद टक्कर के बाद उसने ऐसा बोला है कि जो न्यूट्रॉन है, एक एमिटेड न्यूट्रॉन इधर चला गया, ओरिजिनल न्यूट्रॉन हमारा इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो आप एक काम करो, इसकी वेलोसिटी V1 मान लो, इसकी वेलोसिटी V2 मान लो और इसकी वेलोसिटी V3 मान लो, खत्म कहानी। आ रही बात समझ में? V1 V2 V3 मान लो। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी आपकी, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या सर, इसका मास इंटू यू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो इसका मास इंटू यू बराबर, अब इनके कंपोनेंट ले लेना, B2 cos 30 और B1 का B1 cos 45 और इसका B3 cos 30 और इनके मास से मल्टीप्लाई कर देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की पहली इक्वेशन। फिर उसी प्रकार बाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर दोगे, इसका मास ये जो न्यूट्रॉन था, ठीक है, m सपोज m1 V1 साइन 45 प्लस m2 V2 साइन 30 बराबर m3 B3 साइन 30, दो इक्वेशन। अब अननोन में, अब आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ वैल्यूज यहां पे शायद गिवन है, क्या क्या गिवन है वो देख ले। यहां पर उन्होंने क्या दे रखी, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक है। मतलब ये जो न्यूट्रॉन था ना, न्यूट्रॉन की u तो दे ही रखा है, u भी गिवन है और यहां से B2 भी गिवन है, ठीक है। देख B2 गिवन हो गया, ठीक है, ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास दो ही वेरिएबल बचे और मोमेंटम कंजर्व करोगे एक्स में और वाई में, ठीक है। तो तो जाहिर सी बात है इक्वेशन भी दो आएंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, खत्म कहानी, ठीक। इतना ही है, फिजिक्स इतना ही है इसका। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सॉल्व करें, किसने सॉल्व नहीं किया है तो सब लोग सॉल्व करें, क्योंकि इसमें खतरनाक कैलकुलेशन आएगी। इस सवाल मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन के साथ फाइट मार सको, और एडवांस वाले हमेशा इस तरह का सवाल जरूर देते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। अब उसने बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब वो आपसे इसकी V1 पूछ लिया उसने, ठीक है। मासेस वगैरह इंडिविजुअली क्या है वो देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है अगला क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन विद एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहा भैया जो एमिटेड न्यूट्रॉन है मतलब B3 बता दे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आई होप आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे क्या करना, बस कुछ नहीं, वही स्टेटमेंट है ना, बस। हाँ मासेस का है, मासेस में देखना तीनों ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इसका m मास है। अब तो तू वैसे ही लिख लेगा, एक लाइन में लिख सकता है, m तो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तू लिखेगा m इंटू यू बराबर, ठीक है, m V1 cos 45 प्लस m V2 cos 30 प्लस m V3 cos 30, इस तरह करना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन, ये तो कर ही लोगे। नेक्स्ट एक सवाल और उससे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो इसके लिए आपको एक बार थ्योरी देखनी पड़ेगी, बेरियम और क्रिप्टॉन की क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरी पे चाहूं बेरियम और क्रिप्टॉन, तो देख कहीं ना कहीं उसने इंफॉर्मेशन दे रखी होगी,
बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, कहां दे रखी, हाँ देखिए दे रखी, बेरियम न्यूक्लियस मूविंग इन जेड डायरेक्शन, क्रिप्टॉन इज मूविंग इस निगेटिव जेड डायरेक्शन। हो गया काम। जेड डायरेक्शन में तो नेट एक्शन ऑफ फोर्स 0 है, तो जेड डायरेक्शन में मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, हो गया सवाल पास। अब इसके बाद क्या करना है तुझे, बोले सर इसमें ये करना है सर, दोनों एक प्लस जेड में गया। बेसिकली हुआ ये, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन आया है और रिम पे टकराया, फिर वो स्प्लिट हो गया, कुछ इस प्रकार की घटना घटी है। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में तो इनिशियल मोमेंटम पर फाइनल मोमेंटम होगा, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो जेड दिशा में फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अब हम लिख सकते हैं मास ऑफ बेरियम इनटू वेलोसिटी ऑफ बेरियम। ठीक है, इसकी एक बंदे की हो गई, ठीक, और दूसरे की कितनी, मास ऑफ के आर इंटू वेलोसिटी ऑफ के आर बराबर 0। इस जेड डायरेक्शन मैंने मोमेंटम कंसेप्ट कर दिया, यहीं से आप देख लीजिएगा, इसका मतलब इनके मास के हिसाब से रिलेशन आ जाएगा। अब तो केमिस्ट्री है, वो तो आप खेल जाओगे, है ना। हाँ सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, लेकिन होने वाला सवाल है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, इसके आंसर जो आप चेक कर लीजिएगा, किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया हो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरीफाई कर लिया है मैंने। एक बार आइए इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है कि शो इन द डायग्राम दिस स्मॉल बॉल मास एम अटैच टू द स्ट्रिंग हैविंग द नेग्लिजिबल मास। ठीक है भाई साहब, बॉल इस ऐसे रिलीज किया गया है, बेन स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, एक का मास m किलोग्राम है, एक का 3 है। ठीक है, अब देखो भाई साहब होगा ये 60 डिग्री से छोड़ा, ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, इसका मतलब इधर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √g(r). 60 डिग्री है, मैंने बोला डेटा याद रख लेना। इसका मतलब अब होगा कोलिजन। ये कौन है भाई साहब, ये 3 किलोग्राम का पार्टिकल है, ये 1 किलोग्राम का पार्टिकल आके जब इसे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी √g(r). ठीक है, मैं इसको v कह देता हूं। ठीक, जहां पर v आपको पता है √g(r) है, r की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसके बाद कोलिजन कैसा हुआ है, अब चेक करके देखो कोलिजन कैसा हुआ है। इसने बोला है कोलिजन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। इफ देयर इज नो लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। खत्म कहानी। तो अब आपको करना क्या है, सवाल आपका ये हो गया है, ये 1 किलोग्राम का बॉडी है जो इधर आके टकरा रहा है, टप्पा खाने के बाद क्या होगा सर, ये जाएगा इधर, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी से इधर v1 है, एक की v1 है, एक की v2 है। मतलब सिंपल आपका सवाल हो चुका है ये किसका, ये सिंपल कोलिजन का सवाल हो गया कि 1 किलोग्राम का बंदा 3 किलोग्राम वाले बंदे से टकराए इलास्टिकली, तो क्या होगा। तो अब आप मोमेंटम कंजर्व कीजिएगा, एक की डेफिनेशन लगाइएगा, वहां से v1 v2 आपका निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग कितना होगा, बोले सर 3 × v2²। जैसे ही कोलिजन होगा, अब स्प्रिंग इसको अब जो ब्लॉक है स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो इसका मतलब ये कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक इस ब्लॉक की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर ना चली जाए, ½ मैक्सिमम ax मैक्सिमम का स्क्वायर, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर ना चली जाए। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से सॉल्व करके आपका निकल के आ जाएगा क्या, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग पूरा मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है, ये ले भाई साहब। ठीक है, ये स्प्रिंग पूरा मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम स्ट्राइक टू द ब्लॉक इन ए सच ए मैनर डेथ। अच्छा, एक बुलेट आई और उस पर आके टकरा गई, बहुत बढ़िया। चलो ब्लॉक को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ऐसी बात है तो ये ले। ठीक है, ये कंप्रेस हो चुका है और यहां से क्या हुआ, बोले सर एक बुलेट आई है। ठीक है सर जी, बुलेट आई है। ठीक है, इन सच ए मैनर देयर इज ए मैक्सिमम लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। यार मैक्सिमम लॉस कब होगा भाई, मैक्सिमम लॉस किस केस में मैक्सिमम लॉस होता है, E = 0 है। ठीक है, इसका मतलब एक बुलेट आई है और आके इस पे ऐसे टकराई है और E = तुम्हारा 0 है। मान लो बुलेट की वेलोसिटी b है, बुलेट का मास है, कुछ ना कुछ दे रखा होगा इन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v(i)। अच्छी बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, v बता दो, सो दैट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ओ भाई, ये गलती हो गई मुझसे, सॉरी। ठीक है, यहां एक गलती हो गई मुझसे। क्या, ये जो भी लिखा है मैंने कब होगा, ये तब होगा व्हेन म्यू = 0। यहां पे म्यू दे रहेगा 4/30। इसका मतलब अब यहां से यहां आपको वर्कनेरी थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन का आंसर सर, इसका आंसर ये हो जाएगा कि यहां से 3 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी v2 है और आप जानना चाहते हो कहां पे जाके रेस्ट पर आएगा अगर ये म्यू है तो। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी v2 आ चुकी है जो हम लोग पहले कोलिजन से निकाल चुके हैं। तो हम लिखेंगे इसके बाद सब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, इस फ्रिक्शन का वर्क डन μmg, ठीक है, इनटू x मैक्सिमम, और
स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है सर जी, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। ये प्लीज यहां पे मैं भूल गया था इसको, ये म्यू लेना भूल गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे यहां से सॉल्व करके आप यहां पे एक्स मैक्सिमम निकाल सकते हो, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या पूछा इसके बाद, ठीक है, क्या पूछा है उसने, पूछा है कि अब जो है बुलेट इससे आके टकरा गई। मैंने कहा ठीक है, टकरा गई और चिपक गई, तो चिपक गई तो क्या हो गया, अब ये टोटल मास क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक। अभी क्या स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। तो तब इसके टकराने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी होगी v डैश पूरे सिस्टम की। तो पहले तो मैं आपसे v डैश पूछूं तो v डैश आप लिख सकते हो यहां पे बड़े ही आराम से, मान लो बुलेट का मास है m1, आप लिख सकते हो m1 इंटू 0 प्लस b, m1 इंटू b प्लस 0 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v डैश, आप ही लिख सकते हो। ये मैंने मोमेंटम कंजर्व कर दिया बुलेट के टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद। बुलेट के जस्ट टकराने से पहले मेरे भाई और बुलेट के जस्ट टकराने के बाद के लिए मैंने क्या कर दिया यहां पर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। क्यों सर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि नॉन इंपल्सिव है, ठीक है, और नॉन इंपल्सिव है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है यहां पर, तो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है सर जी, ओके। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई बी की वैल्यू बता दो कितनी हो ताकि एलोंगेशन इन स्प्रिंग इक्वल टू द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, कि अब ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद ये क्या होगी, इसकी नेचुरल लेंथ होगी यहां पर कहीं, तो ये आगे जाने के बाद ये कहना चाह रहा है जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक, तो जितना ही अभी कंप्रेस है, सपोज ये एक्स नॉट कंप्रेस है, तो ये एक्स नॉट एलोंगेट हो जाए और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा म्यू m1 प्लस m2 g इंटू 2x नॉट, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। आरी बात समझ में, या आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो, डायरेक्टली बोले यार स्प्रिंग अगर x नॉट दबा हुआ है तो स्प्रिंग के पेट में कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, और फाइनली स्प्रिंग इतना ही खींचा हुआ है, तो सारी एनर्जी कौन खा गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन खा गया, मतलब बोले सर हाफ, ठीक, अच्छा, और हाँ बीटा इतनी काइनेटिक एनर्जी भी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी भी है सिस्टम के पास, तो तू ऐसे समझ स्प्रिंग के पेट में कितनी एनर्जी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सिस्टम के साथ पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश स्क्वायर। जैसी बुलेट चिपकी, चिपकने के जस्ट बाद की कहानी यह है कि सिस्टम के पास इतनी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी गई कहां, बोले फ्रिक्शन खा गया सारा का सारा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है, म्यू एम जी इंटू 2x नॉट, जहां पर m को क्या लिखना पड़ेगा, m1 प्लस m2। ये कैलकुलेशन है, मजा आएगा सॉल्व करने में, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं, इसका आंसर बिल्कुल सही आता है। सॉल्व कर चुके हो तो गलती काहे कर रहे थे पहले, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ठीक है, याद नहीं रहता ना, मैं रट्टा थोड़ी ना सवालों को, ठीक है। लेकिन हाँ मैंने एक बार इसका आंसर जरूर मैंने चेक किया था, तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट 70 नहीं जाता है, 70 69 पॉइंट समथिंग जाता है इसका आंसर, है ना, राउंड ऑफ में 70 जाता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 70 नहीं जाएगा, 70 राउंड ऑफ पे जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, 69.2 या 3 इस प्रकार का आंसर आया था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट अब ये खुद करो, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन अबव टू प्रॉब्लम्स, ठीक। और ये भी अच्छा सवाल है, ये भी मैं चेक कर, इसका आंसर भी मैं चेक कर चुका हूं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जा रहा है इसका, 11.7 आंसर जा रहा है। इसने बोला कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो देख टोटल वर्क डन का मतलब ये हुआ कि वो दोनों सवालों में पूछ रहा है। कौन से दोनों सवाल, बोले सर पहला सवाल तो ये हुआ कि जब ये यहां से आके इसको कंप्रेस करेगा, इकलौता ब्लॉक यहां के कंप्रेस करेगा, पहला सवाल हो गया ये वाला, ठीक है, कंप्रेस करने तक फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, वो कितना आएगा, इतना। फिर उसके बाद फिर ये यहां से चल के वहां गया, उसमें कितना वर्क डन आएगा, इतना। आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये रहा, ये सवाल है थोड़ा आसान है, लेकिन मैंने एडवांस को ध्यान में रखते हुए इसलिए रखा है क्योंकि एडवांस में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटीजर टाइप के सवालों में। इंटीजर टाइप के सवालों में क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब सवाल देखो, उसने ऐसे बोला कि कैनन है, ठीक है, ऑफ मास इतना, रिजिडली बोल्टेड टू ए अर्थ सो दैट इट रिकॉइल ओनली बाय नेग्लिजिबल अमाउंट। आप समझ रहे हो, सवाल की लैंग्वेज ऐसी कि पहली बार में तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, सवाल होगा कैसे, इसलिए रखा है मैंने सवाल ही। देखो जो बोला, भाई साहब एक तोप है, ठीक है, बंदूक है, ठीक है, गोली मारी, झटका पीछे की तरफ लग रहा है, हमने उसको फिक्स कर दिया, हम पीछे नहीं जान दे रहे, ठीक है सर जी। अब उसने बोला कैनन फायर, इतने किलोग्राम की शेल है, मान ले इतने किलोग्राम की बंदूक, इतने किलोग्राम की बुलेट निकाल दी उसने हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 550 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। आगे की तरफ बंदूक की गोला निकला, गोले का मास इतना है, बड़ा भारी गोला भाई साहब, ये कई हजार किलोमीटर का है, कई हजार किलोग्राम का है, और इतनी वेलोसिटी के साथ निकला। सपोज द कैनन इज देन अनबोल्टेड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जो तोप थी जिसको बांध रखा था हमने कहीं इधर उधर ना जाए, उसको खोल दिया। समझ रहा है, पहले तोप है उसको बांध के रखा हुआ है, गोला मारा आगे की तरफ, तो तोप पीछे की तरफ झटका लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन हमने उसको ऐसे नट बोल्ट से टाइट कर रखा है कि पीछे की तरफ भागे ना कहीं भी। ये तो हो गया पहली चीज, पहला सवाल। दूसरे नट बोल्ट छोड़ दिए, अब तो नट बोल्ट छोड़ेगा तो जैसे ही गोला बाहर निकलेगा तो पीछे भागेगी तोप, ठीक। अब देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है उसने, अब उसने बोला सपोज द कैनन इज देन अनबोल्टेड फ्रॉम द अर्थ सो नो एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स रहा ही नहीं है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ शेल फायर हॉरिजॉन्टली, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द शेल फायर हॉरिजॉन्टली बाय दिस लूज कैनन। अच्छा, अब उसने बोला कि बताओ जो गोला निकला होगा वो कितनी वेलोसिटी के साथ निकला होगा। इतना सवाल अगर आप पढ़ोगे तो बिलीव मी कुछ समझ में नहीं आएगा कि सवाल को करना कैसे है, ऐसा लगेगा डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। जिन बच्चों ने पहली बार ट्राई किया वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें अगर उन्होंने ऐसा ही फील किया हो कि सर सवाल पढ़ लिया, समझ भी लिया, लेकिन समझ में नहीं आया आगे कैसे बढ़े, ऐसा लग रहा है डेटा इनसफिशिएंट है। कैसे बोले, सर जी देखो सवाल ये कह रहा है एक तोप है, तोप को पकड़ रखा हमने, तोप ने गोला मारा, गोला निकला इतनी वेलोसिटी के साथ। बोले ठीक है, अब तोप को हमने छोड़ दिया, पकड़ रखे था हमने, छोड़ दिया उसको फ्रीली, नट बोल्ट सारे ढीले छोड़ दिया, अब उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसको बांध नहीं रखा, अब हम गोला मारेंगे, ठीक है, तो बताओ गोले की वेलोसिटी क्या होगी। ये क्या बात है भाई इन शॉर्ट अल्फाज में ऐसा ही बोल सकता हूं कि एक आदमी, ठीक है, एक इतना सा सेंटेंस कि आदमी ने बंदूक से गोली चलाई, ठीक है, तो गोली निकली 100 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ अगर बंदूक को जमीन पर रख देते, उसको ना पकड़ते, तो फिर बंदूक से गोली चलाते तो गोली की वेलोसिटी कितनी होती। ये क्या बकैती वाला सवाल है यार, ठीक है, मगर नहीं यार ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल की सारी जान छिपी हुई है कि अज्यूम दैट द बर्निंग गन पावर इंपार्ट द सेम काइनेटिक एनर्जी टू द सिस्टम, यहीं से सारा खेल हो गया। अरे मतलब उसके अंदर जो बारूद है, बारूद सेम काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ पहले वाले सवाल में बारूद ने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी, हाफ मास ऑफ शेल इनटू, मान ले V0 है, V0 स्क्वायर। जब आपने तोप को पकड़ रखा था तो इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है बारूद ने दी होगी जो शेल को मिल गई। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया, तो इसका मतलब गोला आगे जाएगा तो तोप पीछे जाएगी, गोले की वेलोसिटी आगे V1 मान लो, तोप की वेलोसिटी पीछे V2 हो जाएगी। तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूं सर, हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ टोप इंटू वेलोसिटी ऑफ टोप का होल स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो उसने बोला ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है। अभी भी सवाल फंसा हुआ है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, V0 दे रखा है, ये दोनों में नहीं पता हमें कुछ भी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बराबर मास ऑफ तोप प्लस इंटू वेलोसिटी ऑफ तोप। हो गया सवाल, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आप यहां से वेलोसिटी ऑफ तोप निकाल लीजिएगा, इसको उठा के यहां पुट कर देना, इसको सारा इक्वेशन आपका मास ऑफ शेल के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, मास और वेलोसिटी ऑफ शेल के टर्म में आ जाएगी सारी चीजें, सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करना इज ए कैलकुलेटिव पार्ट। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे कि जरा आप ये सवाल क्यों दे रहे हो, हैं बेफालतू में इतनी कैलकुलेशन करा रहे हो। बेटा पूछा जाता है, हमारी बात समझ में, पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप केवल क्लास के कुछ बच्चे केवल उन 5% या 10% सवाल पे फोकस कर सकते हैं जिनको करने में आधा घंटा लगता है, जो छोड़ने होते हैं,
तो बेटा ऐसे सवालों पे भी तो हमें तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो होते आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। होते आसान है लेकिन थोड़ी सी और बढ़िया मार्क्स निकल के आता है। और बिलीव मी, इस तरह के सवाल मुश्किल से 10% बच्चे कर पाते हैं, मुश्किल से 10 या 15%। क्योंकि देख के कुछ तो आधे शुरू में छोड़ देंगे, कुछ को लगे कैलकुलेशन खराब है छोड़। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कैलकुलेशन करें। सवाल आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। उन्होंने बोले बॉय है 10 किलोग्राम स्टैंडिंग, उन्हें 4 किलोग्राम, ठीक है भाई साहब। एक छोरा है 10 किलोग्राम का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उन्हें होल सिस्टम इज ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड, ठीक है, ओके। द बॉय जंप टू द राइट विद वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो बॉय है ये इधर 7 मीटर पर सेकंड से कूद गया, ठीक है सर, कूद गया। अगर ये 7 मीटर पर सेकंड से कूद गया तो इसका मतलब 4 किलोग्राम वाला बंदा इधर, 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक इधर कुछ 20 स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है सर। अब ये कैसे जाएगा? तो बोले सर मोमेंटम कंजर्व कर दो। हम सीधा लिख सकते हैं m1 b1 इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो एक 10 किलोग्राम का था, 7 से जा रहा है तो 10 गुना 7, ठीक है। और ये क्या है, 4 किलोग्राम वाला पीछे की तरफ जा रहा है, -4 गुना b, ठीक है। 70/4 बस सही जा रहा है ना? चेक कर लेते हैं भाई, कुछ गलती ना हो रही है? एक गलती तो कर दी मैंने, लग रहा है नहीं करी। रिलेटिव टू द, हाँ गलती कर दी ना, देख, रिलेटिव टू द 4 किलोग्राम बोलो। सर आपको कैसे पता गलती कर दी? भाई इतनी खतरनाक कैलकुलेशन खराब लग रही है। 70/4 यार क्या चल रहा है? 17.5 17.5 थोड़ी ना हो सकता है 17.5। अरे भाई 70/4 17.5 होता है ना? हाँ कैलकुलेशन अच्छी है मेरी, ठीक है सर जी। तो ये कुछ तो गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या? बोले यार ये जो वेलोसिटी 7 है ना, वो इसके रेस्पेक्ट में, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। बोले तो कैसे करें? मैंने कहा कैसे करें, ऐसे करो, मान लो इस ब्लॉक की वेलोसिटी आगे v है, सब पीछे होगी। अरे भाई आगे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है सर मान लिया, आपने बोला मान लिया। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v+7। अब लिखो तुम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, 10 इंटू v+7 प्लस ये कौन है 4 किलोग्राम, 4 इंटू v। अब देख 70 और ये 14, तो b बराबर आ गया -5। तो b बराबर -5 का क्या मतलब हो गया? b बराबर -5 का मतलब हो गया कि इसकी वेलोसिटी इधर नहीं है भाई, इसकी वेलोसिटी इधर है 5। हो गया सवाल, हो गया। क्या पूछ लिया उसने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ b 1 किलोग्राम। मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि भैया 1 किलोग्राम स्प्रिंग, 4 किलोग्राम इधर 5 मीटर पर सेकंड। अब इसने पूछ लिया कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, इन एंटायर मोशन कितना होगा। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन से, क्लास में कराते हैं इसको, ठीक है। कितने सवाल किए इससे रिलेटेड आप देखो तो भर भर के सवाल करते हैं इस पेपर, ठीक है। अब मैं चाहूं तो सवाल को छोड़ दूं, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं। ऐसे सवालों करने का तरीका क्या होता है? बोले सर सबसे पहले सेंट थॉमस पकड़ो। मैंने कहा सेंट थॉमस की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। ये 0 है, ये 5 है, तो ये आ जाएगा 20/5। सेंट थॉमस जा रहा होगा तो 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है सर। तो सेंट थॉमस के ऊपर जाके बैठ जाओ, सेंट थॉमस के रेस्पेक्ट में बात करो। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ओवरऑल मोशन कुछ इस प्रकार का होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो समझ गए होंगे इशारा, ठीक है। इस प्रकार से मैं समझा रहा था ना, ओवरऑल सेंट थॉमस आगे भी जा रहा है और दोनों बंदे सेंट थॉमस के रेस्पेक्ट में ऑसिलेशन भी कर रहे हैं, ऐसे मोशन होगा। लेकिन अगर मैं सेंट थॉमस के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे मोशन केवल ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा पहले सेंट थॉमस के रेस्पेक्ट में चला जा। तो सेंट थॉमस के रेस्पेक्ट में सेंट थॉमस के ऊपर जाकर बैठेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी अभी सर? अभी तो 0 है। सेंट थॉमस खुद 4 से जा रहा है, तो सेंट थॉमस के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? -4 से 4 के बीच में। क्यों? क्योंकि सेंट थॉमस 4 से जा रहा है। तो अभी सेंट थॉमस के ऊपर जाके बैठेगा तो सेंट थॉमस रुका हुआ दिखाई देगा, ये तुझे अपनी तरफ 4 से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक। सेंट थॉमस के ऊपर जाके बैठेगा तुझे ऐसी मोशन दिखाई देगा, ये तुझे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा 4 से 4 3 2 1 0 रेस्ट, 1 2 3 4, इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगा। दोनों एसएचएम करेंगे, जिसका टाइम पीरियड कितना होगा? t बराबर 2π/μ के। म्यू होता था m1 m2 बटे m1 प्लस m2, ऐसे में पढ़ते हैं। चलो लौट के वापस, ठीक है सर जी, ओके। तो ये तो हो गया सर इसके, सर ये हमने विद रिस्पेक्ट टू सेंट थॉमस इसकी वेलोसिटी लिख ली है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? ये 4 है, ये 5 है, तो इस पे जाके बैठो तो ये अपनी तरफ 1 से आता हुआ दिखाई देगा। मतलब -1 और 1 के बीच में वेलोसिटी होगी। 1 या -1 बोलते हैं, -1 या 1 के बीच में इस बंदे की वेलोसिटी होगी। खैर मुझे इससे लेना देना ही नहीं, मुझे लेना देना इससे, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा मैंने? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मुझे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो भाई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटीज है,
वेलोसिटी इतनी रहेगी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जाना है तो सेंट टॉमस की वेलोसिटी ऐड कर दो, हो गया काम बस। ठीक, तो सेंट टॉमस की वेलोसिटी अगर मैं यहां पे ऐड करूंगा तो -4 4 जो है +4। आई होप आप ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेंट टॉमस की वेलोसिटी पीछे की तरफ 4 है, यहां पे सेंट टॉमस की वेलोसिटी पीछे की तरफ है 4 है, तो आप इसको -4 आई कैप लिख सकते हो, तो वो इसमें ऐड कर दो -4, और ये क्या है 4 -4, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी -8,0। मतलब इस बंदे की जो वेलोसिटी है सेंट टॉमस के फ्रेम में 4 और -4 के बीच में लाई करेगी, जमीन के रेस्पेक्ट में 0 और -8 के बीच में लाई करेगी। दैट मींस इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 8, क्योंकि -8 का मतलब है माइनस इज द डायरेक्शन। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखो। इसने ऐसा बोला 2 पार्टिकल ए एंड बी दोनों का मास इक्वल है, अटैच बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12। बोले ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये एक रस्सी है ऐसी ढीली ढीली, इनके बीच का सेपरेशन एल दे रखा है। पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड विद अ टेबल विद यूज परपेंडिकुलर ए बी एज शोन द डायग्राम। इसका मतलब ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये रहा ए वाला पार्टिकल, ये रहा परपेंडिकुलर वाली दिशा। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला कि रेशियो वेलोसिटी बता दो जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी। तो भाई ये बताओ, पहले तो बताओ स्ट्रिंग टॉट होगी कब, ये जाएगा मस्ती से। जस्ट टॉट होने से पहले क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर जब रस्सी टॉट हो जाएगी तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, रस्सी की टोटल लेंथ 12 हो जाएगी। क्यों, टॉट होने से पहले टोटल लेंथ रस्सी की 12 है, और ये लेंथ कितनी है, बोले एल है। तो ये पॉइंट क्या है, बोले सर ये पॉइंट बी है, और इसकी वेलोसिटी सर इधर यू है। ये जस्ट बिफोर, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, जस्ट बिफोर रस्सी, बस जस्ट बिफोर झटका, झटके से पहले की कहानी मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है सर जी, ये क्या है एल, ये क्या है 12, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ठीक है सर जी। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा भैया आप तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सवाल को। भैया ये ए वाला पार्टिकल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये हमारी जो है रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक है, ये हमारा बी वाला पार्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर यू है। अब क्या होगा, बोले अब रस्सी में लगेगा झटका। ये सवाल इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अभी 2 साल पहले एडवांस ने इस पे सवाल पूछा था, उसने काफी आसान पूछ लिया था। ठीक है, इसलिए आप प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बोले सर इस लाइन को सर खींच लेते हैं यहां पर। मैंने कहा ठीक है भैया, तो सर अब लगेगा सर झटका। ठीक है सर, झटका लगेगा। ये कब की कहानी है, ये कहानी है झटके से पहले की, जस्ट पहले रस्सी में एकदम इसको पकड़, तेरे हाथ में झटका फील होगा। क्यों, क्योंकि इधर रस्सी में टेंशन, ऑब्वियसली टेंशन इधर है, तो उसकी वजह से झटका आएगा, वो जेठी इस तरफ आ जाएगा। झटका मतलब इंपल्स बाय द टेंशन फोर्स, वो उसी दिशा में होगा जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक, ठीक है सर जी। तो होगा क्या सर, रस्सी का कंस्ट्रेंट ये बोलता है, मैंने कहा क्या, कि सर रस्सी ने, इसको मिटा देता हूं मैं, रस्सी ने इस पे पीछे झटका लगाया तो इस पे आगे झटका लगाएगा, जेटी इंपल्स लगाएगा मतलब। तो इसका मतलब यार इस ब्लॉक पे जब इधर इंपल्स लगाया तो इसके बाद वेलोसिटी भी तो इधर ही आएगी ना। मान लो इधर इसकी वेलोसिटी भी बना गई। ठीक भाई, जितना झटका भाई रखा हुआ ब्लॉक है, मैं उसे रैप्ट मार दूं पीछे से, तो जिधर रैप्ट मारूंगा उधर ही तो भागेगा, ऐसा थोड़ा ना ऊपर उड़ जाएगा वो। ठीक है, तो इस पे झटका, रस्सी का झटका इधर लगा, तो इसका मतलब इधर उसकी वेलोसिटी आ गई v1। मैंने कहा ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इधर v1 होनी पड़ेगी। बोले क्यों v1 होनी पड़ेगी, मैंने कहा क्योंकि अलोंग द रस्सी दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम रहेगी, रस्सी का कंस्ट्रेंट है। बोले ठीक है सर जी, ओके। तो अब बोले तो हो गया काम सर। अब देखो जरा एंगल देख लो पहले एक बार, ये एंगल था 60 डिग्री। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना था भाई साहब 60 डिग्री। ठीक है गुरुजी, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको चेक करूं, इधर u है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा u cos 30, और इधर कितना हो जाएगा u sin 30। सर इस दिशा में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, टेंशन वैसी इंटरनल है। इसका मतलब इसके पास एक वेलोसिटी तो इधर होगी u sin 30 u/2। इस दिशा में अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूं, जरा एक बार चेक करो मास दोनों का सेम है क्या, इक्वल मास दे रखा है। तो अगर मैं इस दिशा में मोमेंटम कंजर्व कर दूं, ये भाई साहब शुरू में रेस्ट पे थे, ये इधर जा रहे थे, किधर कितने से भाई साहब u cos 30 से, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं v1 बराबर हो जाएगा u cos 30/2 मोमेंटम कंजर्व करके, m इंटू u cos 30 बराबर m v1 प्लस m v2 अलोंग दिस दिशा। तो मैंने यहां पे क्या निकाल लिया, v1 निकाल दिया भैया। ठीक है, अब देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। उसने पूछा भैया, ठीक है, अरे भाई ये मेहनत करा के छोड़ेगा। अब सुन मेरी बात, ठीक है, अगर मैं इसमें सवाल पूछूं, ध्यान से सुन, बहुत सारी चीजें। पहला,
सेंटर ऑफ मास का मोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 10 सेकेंड, बताओ कितना होगा? सीधा लगा दे U इंटू टी। ठीक है, बोले सर ये क्या कह रहे हो सर? हाँ, मैंने कहा हाँ सुन लो, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ध्यान से सुन। पहला सवाल, इस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल चॉइस का सवाल बना दूं। पहला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 10 सेकेंड, सीधा लिख U इंटू टी। क्यों? सॉरी गलती कर दी मैंने, U बाई 2 इंटू टी। समझ गया, U बाई 2 इंटू टी। सब क्यों? मैंने कहा भाई एक बात बता, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बोले नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैंने कहा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है सिस्टम पर, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। बोले हाँ सर। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब इस सवाल में सेंटर ऑफ मास हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब अब डिस्टेंस बराबर तो लिख सकता है, या डिस्प्लेसमेंट बराबर तो लिख सकता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो लिख सकता है सर, ये तो रेस्ट पे था ना शुरू में, m1v1 प्लस m2v2 बटे m1 प्लस m2, तो u बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है वो तुम्हारा u बाई 2 वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब तुम कहोगे सर रस्सी भी तो है, झटका भी तो लगाया है। अरे वो इंटरनल हो गया ना, एक्सटर्नल नहीं है। सो इंपल्स भी तो है भाई, इंटरनल है। तो सर उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी। ठीक है, लेकिन उससे एक्सेलरेशन थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप सीधा बोल दो u बाई 2 इंटू टी। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन मास ए। इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। आप सीधा लिख देंगे m इंटू वी वन, खत्म सवाल। आगे बात समझ में? इस तरीके सवाल यहां पे पूछे जाते हैं। अब उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया भैया हमें ये सब मत बताओ, हमें बता दो वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी आप लिखोगे, मान लो ये v2 है तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखोगे? v1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस v2 बाई v1, या छोड़ बस इतना ही। ठीक है, अब इसके बाद की कैलकुलेशन है, आप यहां से v1 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v2 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतना ही था। उसके बाद ये अल्फा बाई बीटा के साथ भी कह रहा है भैया, देख रहा है अल्फा बाई बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू बताइएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, इसी तर्ज पर एक और सवाल। इन द डायग्राम शोन ईच टाइनी बॉल हैज अ मास m, स्ट्रिंग हैज अ लेंथ l। ठीक है भैया, ठीक है। वन ऑन एंड ऑफ द बॉल इंपार्ट द वेलोसिटी u इन द पोजीशन शोन इन द डायग्राम। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बॉल इज 3l/4। ठीक है। इफ द इंपल्स ऑफ द टेंशन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम, हाँ देख इस सवाल में इसने इंपल्स पूछ लिया। ठीक है, तो कैसे होगा? ये जा रहा है सीधा, जा रहा है सीधा। ठीक है सर, जा रहा है सीधा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। वैसे तो आपको खुद करना चाहिए यार। ये मास m है, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा मास क्या है? m है। दोनों मास सेम है। ठीक है, ये ढीली ढाली रस्सी है। ठीक, इनके बीच का लेंथ है 5l/4। ठीक है, और इसको वेलोसिटी थमा दिए, कितनी थमा दिए भैया? u थमा दिए 53 डिग्री पर। तो 53 डिग्री पर पहले तू लाइन खींच ले, 53 डिग्री वाली, ये 53 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये जाएगा 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 जाएगा, इसको इधर u के साथ फेंका है, 53 डिग्री पर जाएगा जाएगा जाएगा। कब तक ये जाता रहेगा? ठीक, रस्सी तो ढीली है, जब तक रस्सी टाइट नहीं हो जाती। अब चेक करके देख रस्सी की लेंथ कितनी है। रस्सी की लेंथ है l। ठीक है, रस्सी की लेंथ कितनी है भाई साहब? l, और दोनों के बीच का है 3l/4। हाँ, तो इसका मतलब ये है 3l/4। रस्सी की लेंथ है l, तो रस्सी की लेंथ जब l होगी तो अब आपको देखना पड़ेगा कि l लेंथ की रस्सी जो है किस मोमेंट पे बनेगी। अब मोमेंट तो पता ही नहीं है ना, तो मान ले ही बन गई, खत्म कहानी। ये ले कर दे कनेक्ट इसको। ये लेंथ कितनी है? लेंथ l है। सर ये इसका परपेंडिकुलर होगी? ना ना ना, कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो। कैसे परपेंडिकुलर हो जाए भैया? 37 डिग्री है। ठीक है, फिर भी एक काम कर, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक काम करो, पहले ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ना पहले पता कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देख ये अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या है? 3l/4 है। अरे यार कैलकुलेशन तो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर जी। तो मान लो कि भाई साहब m मास का पार्टिकल यहां पर पहुंचा है और उसकी वेलोसिटी इधर u है और ये वाली लेंथ हो गई है l। ये हटाओ। ठीक है, ठीक है सर, ये रस्सी आपकी हो गई है l लेंथ की। अब यार 3l/4 का कुछ तो फायदा उठाएं।
मेरे को लग रहा है शायद फायदा मिल गया, मेरे को लग रहा है मिल गया क्या? 3l/4 है ना। 1053 अगर मैं देखूंगा, ठीक है, मेरे को 90 डिग्री चमक रहा है, ये डेटा ऐसा की बना कि 90 डिग्री है ये। तो 1053 कितना होगा? हाँ देख आ गया ना 10 पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये नहीं पता था भाई मुझे, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था। L/3l/4 जो ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल होते हैं ना, मैं उसका एक बार आंसर मैच कर लेता हूं बस, है ना। तो ये दिख रहा है 4/3 परफेक्टली, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया, ये हो गया सवाल। अब तो कोई दम ही नहीं बचा सवाल में, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, इसका मतलब जब L लेंथ की रस्सी होगी, ये बिल्कुल यहां पहुंचा होगा, 90 डिग्री बन गया होगा इसके साथ। तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इधर पड़ेगा JT, जहां पड़, इस पे नीचे पड़ेगा JT, जहां पड़। तो टक्कर के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी इस तरफ, और ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी भी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर v1, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर v1, ठीक। और इसकी वेलोसिटी इधर रहेगी कांस्टेंट। अब जरा एक काम करो भैया, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो सुकून से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ध्यान से देख, 37 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 37। ये u है ना, तो u cos 37, u sin 37। ये u cos 37 है जो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये b1 बराबर कितना आ जाएगा, u cos 37/2, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा, u cos 37/2। तो टेंशन का जो है इंपल्स कितना हो जाएगा सर, ये रेस्ट पे था, इसको टेंशन की वजह से इतनी वेलोसिटी मिल गई, तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट। तो mu cos 37/2, mu cos 37/2। मास कितना है 2 किलोग्राम, u कितना है 15, cos 37 कितना होता है 4/5, और 2 नीचे तैयार है। ये 2, 5 से 15 12 है। कितना आंसर जा रहा है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 4 12 आंसर जा रहा है भाई साहब, ठीक है। चेक कर लेते हैं भैया। अच्छा, अरे यार कहाँ खेला भाई इसने, भाई साहब कहाँ पटकाए ले जाके इसने, देख रहा है तू। उसने बोला है इफ दिस इज इक्वल टू m अल्फा, दे दी 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर 6, यहां ले जाके पटकाए। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। कितने बच्चों का आंसर 12 आया था वो भी अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, यस सर हमसे ये गलती हुई थी, और आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक सवाल तो देख ले, 12 खुश होकर लगा दिया, घर आके पता चलता है जब पेपर देखते हैं m अल्फा पूछा है, m तो 2 किलोग्राम है, मींस वी इज टॉकिंग अबाउट, वो तुमसे 2 अल्फा जानना चाह रहा है, ठीक है। अल्फा जानना चाह रहा है कि अगर ये 2 अल्फा के बराबर है तो, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये रही केपीपी। आई होप बढ़िया तरीके से आपने इसको सॉल्व किया होगा, काफी मजा लिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है भैया, ठीक है। चलो आज का सेशन मैं यहीं पे छोड़ता हूं, इसके बाद अब मैं आपको दे रहा हूं कल के लिए एक नई केपीपी, ठीक है। और नहीं, वो नई केपीपी मैं कल मैं जो है कब दूं तुमको, है कल सुबह ही दूंगा, चल ठीक है। अब जो अगली कल सुबह ठीक मैं आपको 10 बजे केपीपी अपलोड करा दूंगा, शार्प 10 o'clock, ठीक है। ठीक 10 बजे सुबह केपीपी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और वो केपीपी तुम्हारी दिमाग को निचोड़ कर रख देगी। नेक्स्ट केपीपी का लेवल मैंने राइज कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखेगा तो अपना पता चल जाएगा, उसका मजा लीजिएगा, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम उसका ही मजा लेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। कितना फायदा मिल रहा है आपको, कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक सुधर रहे हैं, सवाल बन रहे हैं, वो सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें भाई।